नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दिल्ली हरियाणा की जनता का क्या है मूड। छठे चरण में दोनों ही राज्यों में वोट डाले जाएंगे और दोनों ही राज्यों में 12 मई को यह मतदान होना है। चुनाव में जनता अपने मन के मुताबिक वोट करेगी, अपने मुद्दों के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल है कि दोनों राज्यों की जनता का आखिर मूड क्या है, सोच क्या है, मौजूदा सरकार के काम से वहां की जनता कितनी संतुष्ट है। और जनता के इसी मूड को टटोलने की कोशिश की है टोटल न्यूज ने। दोनों ही राज्यों में एक बड़े सर्वे के जरिए टोटल न्यूज लेकर आ रहा है आपके सामने वो आंकड़े जो जनता के मूड को भांपते हुए टोटल न्यूज के सर्वे में दर्ज हुए हैं। आंकड़े और रिजल्ट हमेशा सही साबित होते रहे टोटल न्यूज के सर्वे के, इसलिए हमने एक बार फिर जनता के बीच पहुंचकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो खास पैनल आज हमारे साथ चर्चा में इस टोटल न्यूज के बड़े सर्वे के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शंभुनाथ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस सर्वे के दौरान जो आंकड़े आएंगे उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे पानीपत से और इस टोटल न्यूज के बड़े सर्वे पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम सियासी दल ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे और 12 मई को मतदान है दोनों राज्यों में। और दोनों ही राज्यों की जनता क्या सोचती है उसको जानने के लिए टोटल न्यूज ने सबसे बड़ा सर्वे किया। दोनों राज्यों की जनता की नब्ज टटोलने का हमने काम किया। किस तरीके से यह सर्वे हुआ और तमाम चीजें एक रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम सियासी दल चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पहले चरण के तहत 11 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी और नतीजे 23 मई को आएंगे। वहीं दिल्ली और हरियाणा में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे और इन दोनों राज्यों में मतदान 12 मई को होगा। चुनाव में जनता अपने मन के मुताबिक वोट करेगी ही, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि दोनों राज्यों की जनता क्या सोचती है, मौजूदा सरकार के काम को लेकर जनता कितनी संतुष्ट है। इसी को जानने के लिए टोटल टीवी ने दोनों राज्यों में एक सर्वे किया और लोगों की राय जानी। चलिए अब एक नजर डालते हैं हमारे सर्वे पर। पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए हमने सर्वे किया और इसके लिए हमारी टीम इन 7 लोकसभा क्षेत्रों की 70 विधानसभाओं पर पहुंची और सटीक सर्वे के लिए 280 इलाकों में जाकर हर वर्ग के लोगों से उनकी राय ली। इन वर्गों में पहले से वोट डालते आए लोगों के साथ साथ महिलाओं और पहली दफा वोट डालने जा रहे युवाओं से भी राय ली गई। वहीं अगर बात करें सर्वे के सैंपल साइज की, तो इसका साइज 3441 रखा गया, जिससे सर्वे की सटीकता 23 मई को आने वाले नतीजों का करीब आए। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर किया गया यह सर्वे 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच किया गया है। वहीं अगर दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी हमारी टीम देहात और शहरी इलाकों में पहुंची और सभी वर्गों से राय ली गई। दिल्ली की तरह हरियाणा में भी एक बड़ा सैंपल साइज लिया गया, जिसका साइज 6207 रखा गया। हमारी टीम हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों की 40 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची और 450 इलाकों में जाकर हर वर्ग की राय ली गई। इन सभी 10 लोकसभा सीटों पर किया गया यह सर्वे 2 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच किया गया है। बता दें कि यह महज अनुमान है। इस सर्वे का नतीजों से कोई वास्ता नहीं। चुनाव के नतीजे 23 मई को ही आएंगे। दोनों राज्यों में किया गया यह सर्वे 7 अप्रैल तक वहां के हालात को जानने की कोशिश भर है। बताते चले कि टोटल न्यूज का इतिहास रहा है कि हमारा सर्वे बताए गए आंकड़े और रिजल्ट हमेशा सही साबित होते रहे हैं, यानी रिजल्ट के आसपास ही हमारा सर्वे सही साबित होता रहा है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए सर्वे के आंकड़े आपके सामने हम लेकर आएंगे। वो आंकड़े आए उससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र सोनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आ चुका है। दोनों के अगर मैनिफेस्टो को देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया है और कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को। तो भारतीय जनता पार्टी ने दुकानदारों के लिए भी पेंशन की बात की है, किसानों के लिए भी पेंशन की बात की है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो भी मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है। कांग्रेस में तो एक ही उस पे मुद्दे पे था, न्यूनतम आय गारंटी योजना पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाया ये हर आम आदमी को छूने वाला है। अब निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें अपना उसको अलग झांसा पत्र बताए या कुछ बताए तो उसमें खामियां निकालना कांग्रेस का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है वो बड़ा वैज्ञानिक तरीके के राम भी हो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और उनके अंतर्करण को छूते हैं। मैं मानता कि कांग्रेस का मुद्दा बहुत दूर का है, लेकिन कांग्रेस ने भी एक ही विषय पर केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी विषयों को छू रखा है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र है वो अधिक प्रभावित करता है। ठीक है वीरेंद्र सोनी। शंभुनाथ जी, मैं आपके पास आऊं। मैनिफेस्टो की बात हुई तो दोनों का अगर मैनिफेस्टो देखें, जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छूने की कोशिश की है। जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो जनता ये सोचती है कि अगले 5 साल में आप करेंगे क्या, आप कैसे रोजगार देंगे, आप किस तरह से बजट किस तरह का आपका होगा, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, हेल्थ के लिए आप क्या करेंगे। एक राष्ट्रवाद की भावना के तहत भावनात्मक आवरण में इस पूरे चुनाव को ढालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। दोनों के मैनिफेस्टो को अगर देखें तो क्या नजर आ रहा है? देखिए, इस समय तो अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मैनिफेस्टो को देखें, एक बात तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ठोस ज्यादा लगता है। उसमें वो मुद्दे उठाए गए हैं जो जमीनी हैं या जो सीधे सीधे जो इंदिरा जी के मुद्दे हुआ करते थे, कभी गरीबी हटाओ, गरीबों से जुड़े मतलब गरीबी से को हटाने के लिए जो प्रयास किए जाते रहे हैं उसी के तहत कुछ योजनाएं लाई गई, चाहे वो 6,000 रुपये महीने का मामला हो या कुछ और। लेकिन भाजपा का मुख्य फोकस जो है वो राष्ट्रवाद या इस तरह की चीजों में जो भावनात्मक ज्यादा है। किसानों के लिए फोकस किसानों पर किया है, लेकिन बहुत ठोस नहीं है। सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड को छोड़कर बहुत ठोस नहीं मालूम पड़ता। तो इस तरह से कहना चाहिए कि भाजपा का जो ये घोषणा पत्र है वो उस तरह जमीनी नहीं है, लोगों को टच नहीं करता। लोगों को भावनात्मक अपील अलग बात होती है कि हम बार बार आखिर कब से हम 14 फरवरी के बाद से जब 26 फरवरी को किया गया था बालाकोट अटैक, उसके बाद से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। सब बातें हवाई ज्यादा मालूम पड़ रही हैं। तो ये बातें मतदाता को नहीं, बल्कि कहना चाहिए एक यंगस्टर मतदाता या जो कम डीपली नहीं सोचते उनको हवा दिमाग की तौर पे लगता है कि नहीं, राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने पाकिस्तान को जीत लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अब शायद लोकसभा में चुनाव जितवाने के लिए मतदाता बहुत होशियार और समझदार हो गया है। वो भावनात्मक चीजों पर ज्यादा वोट नहीं करता, क्योंकि पिछली बार जो 2014 में जिस तरह का माहौल था वो एक अलग माहौल था। वो मनमोहन सिंह सरकार इतना ज्यादा करप्शन से घिरी हुई थी कि वो उसके कारण मोदी लगा हीरो दिख रहे थे। दूसरे गुजरात का एक विकास मॉडल था, लेकिन पिछले 5 साल में मोदी जी ने ऐसा कोई विकास मॉडल को जमीन पे उतारा हुआ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। सिर्फ भावनात्मक कि हमने ये कर दिया या हमने पाकिस्तान के साथ इस तरह के व्यवहार किया या हमने ये व्यवहार किया। सिर्फ पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं सबको पता है, चीन से आप कहां कहां दब जाते हैं, वहां आपकी राष्ट्रवाद कहां चलाता है ये नहीं पता। तो इस तरह के भावनात्मक मुद्दे बहुत लोगों को प्रभावित करते हो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर प्रभावित करते होंगे। वो वोट डालेगा नहीं डालेगा इसमें भी शक रहता है, वो वोटर है कि नहीं है इसमें भी शक रहता है। तो इस तरह की चीजों से लग नहीं रहा कि भाजपा का घोषणा पत्र बहुत ज्यादा अपील कर रहा है। अनिल बंसल जी, आपके पास भी आऊंगा और दोनों के जो मैनिफेस्टो है उस पर भी आपकी राय जानूंगा। लेकिन एक चीज है कि क्या अब पूरा चुनाव से 2 महीने पहले तक किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करते हैं और तमाम एडवर्टीजमेंट के जरिए माहौल बनाकर एक तरह से क्षणिक भर में 2 महीने में जो माहौल बना लेंगे उसी आधार पर एक तरह से जीत या हार तय करने वाला बनता जा रहा है। 5 साल में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन 2 महीने में आपने अगर अच्छी मार्केटिंग कर ली तो शायद जीत आपको मिल जाए। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। जब जनता अपना जनादेश देती है तो ये सब चीजें धरी रह जाती हैं। और पास्ट में ऐसी बहुत सारी मिसाल हम दे सकते हैं। देखिए, दिल्ली को ही देखिए आप,
2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को दी गई। उसके बाद जब असेंबली चुनाव दोबारा हुआ तो वहां 3 सीटें बीजेपी को मिली, 70 में 67 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत गई। और वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था कि 59 दिन शायद वो उनकी सरकार रही थी। तो ये जो स्थिति है कि मतदाता को हम मूर्ख समझें, बेवकूफ समझें, ऐसा नहीं है। वो सब चीजों को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो जो अभी शंभुनाथ जी ने कहा, सरकार दोनों चीजों में फर्क है। 2014 और 2019 का फर्क यह है कि 2014 में आपकी जवाबदेही नहीं थी, ठीक है, आप अपोजिशन में थे और सरकार के खिलाफ माहौल था। आज आपकी बेसिक जिम्मेदारी 5 साल में आपने क्या किया ये बताना आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। उसको आप कहीं ना कहीं दाएं बाएं भाग रहे हैं, उससे आप वो नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, अब नोटबंदी जो है उसको आपने बहुत प्रचारित किया। अभी देश में कहीं भी कितने चैनलों के, कितने लोगों के इंटरव्यू, बातचीत हम लोग सब लोग देखते हैं, कोई एक सिंगल आदमी मुझे ऐसा नहीं मिलता जो कहता हो कि नोटबंदी बहुत बड़ा ठोस कदम था, उससे देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ हुआ। सभी लोगों ने कहा। फिर कहा आपने आतंकवाद खत्म हो गया, तो आतंकवाद नोटबंदी से खत्म हो गया था, तो अब फिर राष्ट्रवाद आतंकवाद कहां से मुद्दा हो गया? वो तो पहले खत्म हो चुका नोटबंदी के बाद। कालाधन पकड़ा गया। तो ये सब काम, ये चीजें साबित हुई। प्रधानमंत्री जी का, मैं सरकार का भी नहीं कहूंगा उसको, क्योंकि सरकार के लोगों को खुद ही जानकारी नहीं थी, उनका ये जो एक कदम था उसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, मुझे लगता है उससे निकलने में, उबरने में ही उनका काफी समय 2-3 साल लग गया। वो कुछ कर पाते जमीन पर। और दूसरी जो बातें वायदों की और घोषणा पत्र की, चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि चुनाव बाद कौन घोषणा पत्र पढ़ता है, तो 4 घोषणा पत्र रखो, अच्छी अच्छी बातें उसमें शामिल करो और उसको खत्म कर दो। अगर घोषणा पत्रों का महत्व होता तो 2014 का घोषणा पत्र भाजपा पेश करती और उसमें बताती कि ये हमने वायदा किया था, ये इतना पूरा किया, ये कहा था, ये इतना पूरा किया। जैसे केजरीवाल जब बात करते हैं तो वो भी अपने पूरे वायदे नहीं कर पाए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में किए थे, पर कुछ वायदे हैं जो वो कहते हैं, जैसे बिजली का हमने ये कहा था, पानी का ये कहा था, कुछ तो कहने के लिए होता है आपके पास। आप बताते 2014 में ये हमारे मुद्दे थे, हमने उनमें से इतने पूरे कर दिए, इतने इस वजह से नहीं कर पाए, उनको हम आने वाले पीरियड में करेंगे। ये करने के बजाय आप कोई नया संकल्प पत्र नाम रख दो, घोषणा पत्र रख दो, कुछ और, इससे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है अब उनके पास वो एक तरह से 5 साल के राज के बाद उनकी जवाबदेही है कि वो ये बताते कि 5 साल का ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमने ये सब काम किया। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या राष्ट्रवाद? जो ये कहना कि जो फला पार्टी को वोट न दे वो राष्ट्र विरोधी है, तो अगर आप इस आधार पर कसौटी तय करेंगे तो 31% लोगों ने देश में आपको वोट दिया था 2014 में, तो 69% लोग तो राष्ट्र विरोधी हो गए। अभी आडवाणी जी ने ब्लॉग लिख के कहा कि भाजपा ने कभी अपने जो विरोधी हैं उनको राष्ट्र विरोधी नहीं माना, उनको शत्रु की तरह नहीं लिया। तो उनके जो भाजपा के जो संस्थापक लोगों में से हैं जिन्होंने 1980 में भाजपा बनाई, वो इस सोच के हैं। और आज भाजपा की जो नई जमात है, नए नेता हैं, नई पीढ़ी है, वो दूसरी बात करते हैं कि जो भाजपा का समर्थन नहीं करता वो पाकिस्तान जाए, वो राष्ट्र विरोधी है। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, मुझे लगता है इस देश का जो जनमानस है वो अहिंसावादी है, वो कोएग्जिस्टेंस में भरोसा करता है। तभी इस देश में गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, उनको लोग पूजते हैं। तो लोग यहां घृणा और हिंसा की राजनीति को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कुछ कट्टरपंथी हो सकते हैं, कुछ प्रतिक्रियावादी लोग हो सकते हैं, कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन आम जनमानस जो है इन बातों से प्रभावित नहीं होता। सरकार कुछ अच्छा करती, जो अब रही किसानों की घोषणाओं की बात होती है, बहुत बहुत बातें होती है किसानों की, सोयल हेल्थ कार्ड। आप उत्तर प्रदेश में, मुझे जानकारी है, मैं वहां रहता हूं, आप सर्वे कराइए कितने हेल्थ सोयल कार्ड बने, कितने लोगों ने फसल बीमा लिया। तो प्रचारित करना, ये सब करना बातें अलग हैं। योगी सरकार ने कहा था किसानों का 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होगा, उसकी क्या स्थिति है उसको भी देख लीजिए। तो घोषणाएं होना, जब तक लोग हम मतलब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन फील करें लोग, अच्छे दिन कहने से नहीं आते। कोई प्रशासनिक, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लोगों को क्वालिटेटिव चेंज महसूस हो कि सरकारी दफ्तर में मेरा काम बिना रिश्वत के होगा, मेरे घर बैठे होगा, ऑनलाइन, कोई मैकेनिज्म आपने डेवलप नहीं किया तो कैसे लोग फील करेंगे कि आपका राज बेहतर है? कोई ऐसा काम प्रणाली आप बनाते कि अगर 8 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन नहीं लगा मांगने पर, तो जो जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर है उसकी नौकरी जाएगी, उस पर फाइन लगेगा। ऐसा तो कोई आपने तंत्र विकसित नहीं किया। आज रादर लोग इस तरह से कहते हैं, बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारी सरकार में नौकरशाही हावी हो गई है, वो काम नहीं करती, हमारी चलती नहीं, और नौकरशाही की घूस की दरें और बढ़ गई हैं। जबकि जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं केंद्रीय स्तर पर, वो जनता के बीच में जाके कह सकते हैं भ्रष्टाचार कम हुआ। अभी एक आयकर अधिकारी के छापा लगा, अखबारों में सब खबर आई, 1,80,90 लाख। तो भाई ये किसके राज में आयकर अधिकारी था? तो कैसे ही इसके पास 1,80 लाख रुपए कहां से आया? रिश्वत का ही पैसा था। और नोटबंदी तो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अभी सिर्फ लोग सब देखते हैं, समझते हैं। और ये जो अभी छापे वापे लगते हैं, आप कहते हैं सब चोर हैं जी, सब चोर हैं, तो आपके लोगों के यहाँ छापे कौन मारेगा?
आप खुद सत्ता में है, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो प्रतिशोध की राजनीति है ये भी लोगों को बहुत ज्यादा गले नहीं उतरती, और लोग चाहते हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। फॉरगेट, दूसरों को भूल जाइए वो क्या थे, जब उनको खराब माना तब तो हम आपको सत्ता में लाए। अगर 42 एमपी का एक पार्टी वो आपको 5 साल तक काम नहीं करने दे रही, 42 एमपी की पार्टी, क्या वजूद है, क्या औकात है उसकी? आप अपना काम करिए, आप अपनी बात करिए, उसके बजाय आप कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी। मुझे लगता है ये कर करके उन्होंने कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुद जिंदा किया है। ठीक है, जयशंकर जी आपके पास आऊं, मैनिफेस्टो पे भी आपकी राय जानूंगा, लेकिन जिस तरह से जब शुरुआत हुई थी 2014 के चुनाव की, एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कितने बने और काम कितना बड़ा, शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। मैनिफेस्टो के जरिए भी ये नहीं बता पाए कि कितना काम हो चुका, अब इतना बाकी है स्मार्ट सिटी के लिए, हम ये आगे करेंगे। लेकिन वो तमाम चीजें जिसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, या यूं कहें कि वो भावनात्मक मुद्दा है जो वोटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए उसको सबसे प्रायोरिटी पर रख के तमाम चीजों पर बात की जा रही है। अगर आप किसानों की बात करते हैं, आप किसानों को पेंशन के तौर पर कुछ पैसा देने की बात करते हैं, कांग्रेस देती है तो आप कहते हो खैरात दे रही है, उसका पैसा कहां से आएगा, 72,000 रुपए का पैसा कहां से आएगा, सरकार दे रही है। तो जवाब अगर कोई पूछे कि आप कहां से लाएंगे 6,000 रुपए, तो उसका जवाब भी नहीं है। नहीं, यकीनन मुझे तो हंसी आती है साकिर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ ये कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है। घोषणा पे तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन संकल्प पे तो ठीक, हमारा संकल्प है, हमने नहीं किया, कर सके। और ये संकल्प पत्र और घोषणा पत्र भाजपा का जो है, पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह जी ने कह दिया कि भाई तो जुमला था जो हमने कहा कि भाई 15 लाख रुपए आपको बैंकों में पहुंच जाएंगे, विदेशों में इतना काला धन है, इतना काला धन है। माने हम तो गिनती भी भूल जाते हैं कितने लाख करोड़ बता रहे थे वो लोग उस समय। एक योगी कौन है, भोगी क्या नाम है उसका, वो व्यवसायी, वो सलवारी बाबा जिसको बोलते हैं लोग बार बार, वो अभी गायब हो गया, उसका कहीं अत्य पता नहीं चल रहा है। वो बताता था कुछ आंकड़े ला करके, पता नहीं कौन गणित पढ़ करके, कि इतना विदेशों में काला धन जमा हुआ है कि वो आ जाएगा तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख मोदी जी ऐसे ही पहुंचा देंगे। तो उसके तुरंत बाद क्या कहा अमित शाह जी ने, कहा वो तो जुमला था, चुनाव में तो जुमले उछाले जाते हैं। फिर मोदी जी ने क्या कहा था हमको नहीं मालूम है, हमारी सरकार को भी नहीं मालूम है कि विदेश में कितना पैसा जमा है और पिछले 5 वर्षों में कितना काला धन आया, कम से कम ये तो बताना चाहिए था। मैं अनिल बंसल से पूरी तरह सहमति जारी करता हूं। आप जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो कायदे की बात तो ये होती कि आप 2014 का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो कुछ भी था उसको सामने रखते और कहते कि भाई टिक लगाओ, हमने ये कहा था, ये कर दिया। विदेश में काला धन जमा था उसको लाने की बात कही थी, इतने लाख करोड़ रुपए हमने वापस लाए। हमने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। किसानों के लिए हमने कहा था कि साहब उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। तो किन किन फसलों का दिया, किन किन राज्यों में किन किन किसानों को दिया, ये बताते आप कि हाँ साहब हमने टमाटर का भाव बढ़ा दिया, हमने आलू का कर दिया, हमने बाकी जितनी सब्जियां हैं या जितने जो फसलें हैं, गेहूं है, धान है, चावल है, ये जितना कुछ है उसके बारे में आप एक बताते कि हाँ साहब हमने देखिए ये दे दिया। लेकिन चूंकि अब क्या हो रहा है कि अब आपके वादों पे, आपकी बातों पे किसी को भरोसा नहीं रह रहा है। जैसे शंभूराज जी कह रहे थे ना कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ठोस लग रहा है। ठोस क्यों लग रहा है? क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वहां के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के वादों पर एतबार नहीं किया और कहा कि हम तो अपना धान तब बेचेंगे जब राहुल गांधी की सरकार आएगी, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ने कहा है कि हम 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे और बोनस जो है पिछला बकाया था उसका भी भुगतान करेंगे। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने तुरंत उसी दाम से खरीद लिया धान। तो लोगों में एक भरोसा तो जगता है जब वो राहुल गांधी कहते हैं कि हम 72,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी कराएंगे हर भारतीय को जो बीपीएल में है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, तो लोगों का एक भरोसा जमता है। लेकिन आप जब कहते हैं कि नहीं साहब हम किसानों को पेंशन देंगे, तो हम व्यापारियों को पेंशन देंगे, व्यापारी कब रिटायर होता है तो हमको आज तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ चलो उनको भी पेंशन देंगे आप। जब वो कह रहे हैं कि 72,000 रुपये देंगे तो आप सवाल करते हैं कि ये तो खैरात लुटाने की बात कर रहे हैं, इनके पास पैसा कहां से आएगा, ये तो मध्यम वर्ग को चपेटे में लाने वाले हैं। कल तक भाषण तो मोदी जी का यही था, लेकिन आज जब सुना मैंने जब कहा साहब वो हम पेंशन देंगे तो भाई उसके लिए कहां से पैसा आएगा?
और पैसा नहीं आएगा, सवाल ये नहीं है जी। आपने किसानों के लिए क्या क्यों? किसान आज भी अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपको तो ये बताना चाहिए था कि हमने ये काम किए। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है जी, भाई, हम तो अगर विपक्ष तो चाहिए कि मोदी जी के जितने भाषण हैं पहले के पुराने, उनको ला करके सामने रख दे, अपने आप में कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपने क्या कहा कि हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते हैं वो लोग और हम उन्हें बिरयानी खिलाते हैं, हम हाथ जोड़ करके ओबामा ओबामा करते हैं। ये मोदी जी बड़ा नाटकीय ढंग से बताते थे। तो कहते आज जरूरत है कि आंखें लाल करके बात करने की। और आंखें लाल करके कैसे बात की जाती है? झूला झुलाते हुए। गांधीनगर में शी जिनपिंग को आप झूला झुला रहे हैं और वो हर बार मसूद अजहर के समर्थन में वीटो जारी कर रहा है। पाकिस्तान आप बिना बुलाए चले गए जी, साल भेंट किया, अदला बदली किया, आपकी माताजी को उन्होंने दिया, अब उनकी माताजी को आपने दिया। क्यों गए थे आप? इसलिए नहीं गए थे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करना था, इसलिए आप गए थे क्योंकि अडानी पावर को वहां पे साझेदारी दिलानी थी। वहां के नवाज शरीफ की कंपनी में, उनके भाई की कंपनी में अडानी पावर को आपने शिरकत दिलाना था, सौदा दिलाना था, इसलिए गए थे आप। और अब जब पुलवामा पे अटैक होता है तो सबसे पहले तो आपको अपने मित्र गौतम अडानी से कहना चाहिए था ना कि भाई बिजली बंद कर दो पाकिस्तान की, राष्ट्रवाद तो उसमें होता। तो आप तो वो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। सज्जन जिंदल से कहते कि भाई अपने सारे बिजनेस इंटरेस्ट वहां से हटा लो आप पाकिस्तान से। जो डोभाल साहब का बेटा है जो बिजनेस व्यापार कर रहा है वहां मिलकर के, वहां के पाकिस्तान के लोगों से मिलकर के जो साझेदारी में बिजनेस कर रहा है, आप उस पर रोक लगाते तो राष्ट्रवाद तो वहां आकर खड़ा होता ना। आप हर एक छोटे से शहरी भारतीय नागरिक से आप कहना चाहते हैं कि आप तो भैया जय हिंद करते हुए नारे लगाते रहो और हम सारा मुर्गा मलाई खाते रहें। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी बातों पे लोगों का एतबार नहीं रह गया है। अब हो सकता है, देखिए प्रचार तंत्र है आपके साथ, मीडिया आपके साथ है, कारपोरेट आपके साथ है, इसलिए कभी कभी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो गांव में रहता है, जो गलियों में रहता है, जो झोपड़ियों में रहता है, जिसकी हालत सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बड़े भारी प्रवक्ता घूमते थे, संबित पात्रा रोज ट्रोल हो रहे हैं बेचारे, उड़ीसा में पुरी में घूम रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं तो वहां छप्पर का मकान है, पक्का मकान नहीं है। वहां लोग पूछ रहे हैं कि साहब ये जितने मकान बनाने की बात हुई थी उसका क्या हुआ? कहीं वो चूल्हे पे खाना बन रहा है, वो तवे पर रोटी सेकी जा रही है, पता लगा वहां उज्ज्वला गैस कहां गई। अगर गैस नहीं था तो फिर आप उस घर में गए जहां पे गैस की व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में आप कोई मोबाइल का टार्च दिखा करके आपको लाइट दिखा रहा है, तो आपके बिजली आपूर्ति का वादा कहां चला गया? तो मतलब ये सब बातें जो हैं, कायदे की बात यही होनी चाहिए राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। उनको ये बताना चाहिए कि देखिए हमने जो वायदे किए थे उन वादों में हमने ये काम किया है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि हमने राजस्थान में ये किया, छत्तीसगढ़ में ये किया, मध्य प्रदेश में ये किया, इतने दिनों में ये किया और दिनों में ये करेंगे। अब ये कोई बात नहीं होती है कि हम आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2047 का विजन पेश करेंगे, हम 2047 में हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आप, एक शहर बता दीजिए, आप कोई एक शहर बता दीजिए जहां पे स्मार्ट सिटी नाम का दर्शन हो रहा हो। बुलेट ट्रेन का क्या हो गया? अब हर बार माला जपते हैं, हर घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसके साथ हमारी प्रतिबद्धता थी। एक ईंट रखा क्या आपने? 370 का क्या हो गया? ये सारे इश्यूज लोगों की भावनाओं को भटकाना है। हिंदू मुसलमान कैसे आपस में लड़ जाएं, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, सारी कोशिश आपकी इसी में लगी रहती है। पूरा ताना बाना आपका चुनाव का इसी में लगा रहता है। कभी भी आप कभी रियल इश्यूज के बारे में, बेरोजगारी के इशू में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आज एक आम आदमी अगर बीमार हो जाता है उसके पास पैसे नहीं होते इलाज कराए, वो क्या होगा? ठीक, वीरेंद्र सोनी जी आपका रुख करता हूं। सर, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें किसानों को लेकर काफी बातचीत हुई। हरियाणा में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, और सरसों की खरीद को लेकर लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार का दावा कि हम 4200 रुपए में सरसों की खरीद करेंगे, लेकिन जिस तरह से सरसों 3000, 2800, 3200 रुपए में किसानों से खरीदी जा रही है, उससे तो यह लग रहा है कि वो तमाम दावे सिर्फ चुनावी भाषण हैं। हकीकत में 1000 रुपए तक की चपत किसान को हरियाणा में लग रही है सरसों की फसल पर। ऐसे में कैसे भरोसा किसान कर पाएंगे कि आप वो जो तमाम वादे संकल्प पत्र के जरिए कह रहे हैं उसको आप पूरा कर पाएंगे? देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी समस्या आ रही थी तो सरकार ने उससे खरीद के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। पहले ऐसी समस्या आ रही थी, किसानों को ये बात हो रही थी,
तो सरकार के संज्ञान में ये आने के बाद सरकार ने सरकारी खरीद के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। ये बात निश्चित आप कह रहे हैं कि कोई ना कहीं ऐसी खामियां रह जाती है, व्यवस्था में ऐसी खामी रह जाती है जिसका सही ढंग से पालन नहीं हो पाता। सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त पग उठाए हैं, इसके बावजूद भी अभी कई ऐसी व्यवस्थागत खामियां हैं जिनको दूर करने में अभी समय लगेगा। और सरकार के प्रबंध के स्तर पर भी, सरकारी खरीद के स्तर पर भी जहां जहां कुछ सरकार को लग रहा था सरकारी एजेंसियां की ढिलाई थी, वहां सरकार ने जिलाधीशों को भी निर्देश दिए हैं। तो उसके बावजूद भी किसान ये महसूस करता है कि अभी तक जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। लेकिन किसान की फिर भी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से टिकी हुई है और हरियाणा में मनोहर सरकार से किसानों को काफी अपेक्षा है। 6,000 रुपए का जो पेंशन का प्रावधान किया गया, इतनी व्यवस्था 1500 करोड़ रुपए सरकार ने अपने स्तर पर की थी, तो 6,000 रुपए और भी मिलेंगे। 2,000 रुपए पहले किसानों के खाते में आ चुके हैं और 2,000 रुपए और आने वाले हैं। लेकिन किसानों का एक राजनीतिकरण का मुद्दा बन गया है, विपक्षी दल भी इसको उठा रहे हैं और किसानों की दशा सुधारने के लिए आज तक अतीत में जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। लेकिन हरियाणा का किसान काफी प्रगतिशील है। शहरीकृत गांवों में आप देख लीजिएगा कि किसानों का जीवन स्तर काफी सुधरा है। ये नहीं कि इसके अंदर सरकार का योगदान है, लोगों की, किसानों की अपनी मेहनत है। और आप देख लीजिए किसान कितने प्रगतिशील आज हरियाणा में और पूरे देश में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे, इसमें किसानों की अपनी मेहनत का, उनका अपना अथक परिश्रम है। और सरकार को भी इसमें अब जागरूकता आई है। सरकार किसानों के मुद्दे पर संवेदनशील है। कोई भी सरकार आए अब किसानों के मुद्दे की बात करती है, चाहे विपक्षी दल हो, अब किसानों का मुद्दा ही केंद्रित होकर रह गया है। वीरेंद्र सोनी जी, एक कमेंट आपसे और चाहूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम जो बैकलॉग्स हैं सरकारी नौकरियों के उनको पूरा करेंगे। लगभग 22 लाख का वो आंकड़ा भी दिया उन्होंने कि हम आएंगे सरकार में तो इसको पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी या सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग्स हैं, जो अभी रिक्त पद हैं, उनको भरने जैसी कोई स्थिति या कोई भी घोषणा या कोई भी लाइन एक देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या ये एक चीज होनी चाहिए थी सरकार के स्तर पे कि चलिए हम 5 साल में ये नहीं कर पाए, अगर दोबारा मौका मिला तो सरकारी जो नौकरियों में जो जगहें खाली हैं उनको हम भरेंगे, ये चीज होनी चाहिए थी इसमें? नहीं होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस विषय में बात करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो विषय नहीं बदल देते हैं। वो कहते हैं रोजगार से आपका आशय क्या है? इतने लोग कृषि पर आधारित लोग जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, दूसरे उसमें लगे हुए हैं, वो नौकरी से आशय पूछते हैं। नौकरी का परिभाषा ही बदल दी है। इसलिए आजकल बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। जहां भी आप किसी भी गांव में चले जाइए या शहर में बात कीजिए, लोग बहुत बेरोजगार है और बेरोजगारी बड़ी चिंता का विषय है। हर मां बाप जो अभिभावक हैं ये सोचते हैं कि उनके बेटे को कब रोजगार मिलेगा। और रोजगार सरकार तो इतनी उम्मीद है, हालांकि हरियाणा सरकार ने काफी रोजगार के अवसर निकाले हैं, काफी भर्तियां भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत लोग बेरोजगार हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लोग एक ही विषय में बात करते दिखाई देंगे, क्या मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा? सरकार की इतने रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार अपने ढंग से अलग अलग स्टार्टअप, दूसरी योजनाओं की बात करती है। क्या लोग नए उद्योग धंधे लगाने में सक्षम हैं? क्या उनको बैंक उस ढंग से ऋण दे रहे हैं? तो ये कई तरह की समस्याएं हैं। सरकार रोजगार के मामले में जितनी अपेक्षाएं थी उस पर खरी नहीं उतरी है और लोगों की काफी अपेक्षाएं। हरियाणा सरकार ने काफी तक रोजगार दिया, फिर भी लोगों की अपेक्षाएं बहुत हद तक सरकार पर है। 20 जो संवर्ग की जो नियुक्तियां हरियाणा में हुई है उससे बड़ा अच्छा संदेश गया है और आम आदमी को यह लगा है कि अब उसके मेरिट के आधार पर नौकरियां लग रही हैं। ऐसा अन्य स्तर पर भी होना चाहिए और दूसरे दल भी जो सत्ता में आएंगे उनसे भी यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि अब जो नौकरियों की जो पहले बंदरबाट हुआ करती थी या सिफारिश के आधार पर हुआ करती थी वो अब नहीं होगी। अब आम आदमी भी न्याय की उम्मीद कर सकता है। शंभुनाथ जी, आपको चर्चा में लाऊं, राहुल गांधी ने एक और बड़ा वादा किया, 72,000 से बड़ा वो वादा मुझे शायद नजर आता है कि 3 साल तक अगर आप कोई रोजगार या कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपको पेपर्स की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद आप वो तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कर सकते हैं। क्या ये जो इशू जो राहुल गांधी ने एड्रेस करने की कोशिश की है, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये तमाम चीजें चुनावी लिहाज से ही सामने आ रही हैं? देखिए, बीजेपी जैसे मोदी जी लगातार फोकस करते रहे कि भाई अब नौकरियां नहीं है तो अपना रोजगार करो जी, पकौड़े तलने तक का रोजगार उन्होंने दे दिया। लेकिन क्या पकौड़े तलने का रोजगार भी बिना तमाम सारी कानूनी या कागजी कार्रवाई के संभव है? कोई भी आदमी कहीं पकौड़े तलने की दुकान भी खोल ले तो फौरन नगर निगम वाले को आगे उसे उठा के फेंक देंगे, बहुत सारे झंझट आएंगे। तो अगर कांग्रेस ये वायदा कर रही है कि 3 साल तक हमें कोई कागज नहीं लेने, कोई 3 साल तक जो स्वरोजगार करना चाहे उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो एक तरह से ये सही बात है कि सरकार के पास रोजगार है ही नहीं। जो हालात बनते जा रहे हैं, नौकरियां जिस तरह जा रही हैं, अभी 2.5 लाख लोग
बीएसएनएल से ही हटाए जा रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं उनमें लगता है कि नौकरियां भविष्य में और भी संकट होगा। ये बात कांग्रेस भी समझ रही है। तो स्वरोजगार को बढ़ावा तो हर एक देगा। इन्होंने, मोदी जी ने बहुत पहले कौशल प्रवर्धन योजना बनाई थी कि अपना स्किल डेवलपमेंट के जरिए लोग अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन उसमें कार्रवाई क्या की? ये शायद इसी दिशा में आगे बढ़ा हुआ कदम है कि 3 साल तक हम कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। सिंगल विंडो सिस्टम के इतने सारे बातचीत होते थे, लेकिन उस पर बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि गुजरात में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है और कोई भी जिस भी उद्यमी को या छोटा मोटा रोजगार खड़ा करने वालों को जरूरत होती है उसको एक ही खिड़की में जाकर सारा काम हो जाता है। लेकिन देश के स्तर पे क्या ये लागू हो पाया? बिल्कुल नहीं लागू हो पाया। ऐसे मौके पे कांग्रेस का घोषणा पत्र एक तरह से इनका तो संकल्प पत्र है, उनका घोषणा पत्र है कि हम ऐसा करेंगे, यानी हम ऐसा करेंगे, ये पक्का है। तो ये कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाता है। और बीजेपी कई जगह लगता है जैसे डिफेंसिव गेम खेल रही इस बार, पिछले बार के तरीके से, 2014 के तरीके से वो ऑफेंसिव नहीं है। तो ये उनकी एक तरह से उनमें दिखाई पड़ रहा है कि वो कहीं न कहीं जो लूज किए हैं, हमारे बंसल साहब कह रहे थे तनिल जी कि बीजेपी बेहतर होता है कि एक तरफ न बताती कि हमने जो पिछली बार घोषणाएं की थी उनमें कितने पे अमल किया, कितने पे नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया, क्योंकि सत्य यह है कि उन्होंने किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया। तो अब यह मौका था कि इस अपने जो संकल्प पत्र आज बनाया है उसमें कुछ तो बातें ये बताते हैं कि हम क्या ठोस काम क्या करेंगे। तो उन्होंने ठोस नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ तमाम सारी ऐसी बातें बताई जो हो सकता है शहरी लोगों को बड़ी लुभावनी लगे। ट्रेनों के बारे में, विद्युतीकरण के बारे में, या सड़कों का जाल फैलाए जाने के बारे में, हाईवे बनाए जाने के बारे में। लेकिन हाईवे बनाए जाने से किसानों का क्या लाभ मिलता है? उनकी जमीन चली जाती है, और चूंकि हाईवे एक तरह से उच्च पथ होते हैं तो उससे उनको तो कोई रोजगार भी नहीं मिलता कि सड़क किनारे कोई ढाबा भी खोल सके। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। अगर कांग्रेस ने इस पर फोकस किया कि 3 साल तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी, तो उनका कहना चाहिए उनकी दूरंदेशी है। ठीक है, तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने हरियाणा की जनता का क्या है मूड, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। टोटल न्यूज के सबसे बड़े सर्वे में दिल्ली और हरियाणा, इन 2 राज्यों की जनता का मूड क्या है वो आपके सामने हम लेके आएंगे। सबसे पहले हरियाणा के वो आंकड़े बहुत जल्द अब आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आखिर हरियाणा की जनता क्या सोच रही है, हरियाणा की जनता का मूड क्या है और वो किस तरीके से इस बार अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए राय कायम कर चुकी है। क्या हरियाणा की जनता एक बार फिर उसी आंकड़ों को दोहराएगी जो 2014 में सामने आए थे, या कुछ आंकड़े बदलेंगे? ये तमाम चीजें बहुत जल्द अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाले हैं वो आंकड़े, और बहुत जल्द टोटल न्यूज आपको हरियाणा की जनता के मूड से वाकिफ करवाएगा और बताएगा कि आखिर हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। तो हरियाणा का मूड अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 1 सीट। बाकी सभी पार्टियां एक तरह से मायूस नजर आएंगी, क्योंकि किसी के खाते में और कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 और कांग्रेस 1 सीट पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, गठबंधन, आम आदमी पार्टी, किसी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर नजर दौड़ाएं 2014 के आंकड़ों पे, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें थी जो बढ़कर अब 9 हो गई हैं। तो कांग्रेस ने अपने 2014 के ही प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराएगी। ये सर्वे में जनता का मूड निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस को 1 सीट 2014 में मिली थी और 2019 के इस सर्वे में कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में थी और फूट के बाद 2 पार्टियां बनी, जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ। लेकिन जननायक जनता पार्टी को भी कोई बड़ी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है। तो वही 2 सीटें जो इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2014 में थी, वो उनसे छिनकर भारतीय जनता पार्टी के
खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट सर्वे में दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को, ये सर्वे के आंकड़े दर्शा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा प्रत्याशित ही मान के चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा मानकर चल रहे हैं सभी। और दूसरे भी जो अभी सर्वे हुए हैं उनमें ही कमोवेश लगभग ऐसा ही परिणाम सामने आया है और आपने भी उस पर मोहर लगाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य सरकार की कार्यकुशलता है उस पर भी ये मोहर है। और हरियाणा में पूरा अभी तक मोदी जी का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। आप कहीं भी बात कीजिए, आपके हरियाणा के मूड में भी आपका जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी मतदाताओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है कि लोग मोदी जी को एक और मौका देना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का खाता खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा, लेकिन कांग्रेस में अब वो जो पहले वाली बात थी, जो शक्ति थी, वो नहीं है। कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा भी थी उसमें भी आपने उसका स्वरूप देखा कि नेताओं को किस तरह जबरदस्ती बस में बिठाया गया और किस तरह नेताओं की प्रतिक्रिया रही। तो उससे ये संकेत जाता है कि कांग्रेस में जो एकजुटता होनी चाहिए थी वो नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं जो है कांग्रेस के नेताओं पे जो थी वो पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद का एक कारण है कि राज्य सरकार से भी लोग संतुष्ट हैं और केंद्र के खिलाफ जो वातावरण बनना चाहिए था, विपक्षी दल ने जो खड़ा करना चाहिए था, विपक्षी दल वैसा करने में जो विफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 सांसदों को पुनः टिकट देकर उसने अपना जो आत्मविश्वास दिखाया है वो भी इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा में वातावरण है। अभी सरकार के खिलाफ जो सरकार विरोधी भावना होनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप मोदी जी का लोग गुणगान करते दिखाई देंगे। निश्चित रूप से लोगों को काफी अपेक्षाएं थी, कई अपेक्षाएं पूरी नहीं भी हुई होंगी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो एक बार मोदी को मौका देना चाहते हैं। लेकिन वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से हमने देखा है कि कुछ सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी बेहतर नहीं आए थे। जो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ उसमें भी सिटिंग जो एमपीज थे, कुछ एमपीज के सर्वे बहुत अच्छे नहीं थे और लग ये रहा था कि उनका टिकट कटेगा। लेकिन एक एनालिसिस ये भी कह रहा है कि अगर उनका टिकट काटा जाता तो शायद एक तरह से गुटबाजी की स्थिति बनती। उससे उभरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सांसदों को रिपोर्ट कार्ड बेहतर न होते हुए भी टिकट दे दिया। देखिए, आपने टोटल टीवी पर हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन का इंटरव्यू चलाया था। तो उस समय उनसे पूछा गया था कि हरियाणा में छत्तीसगढ़ का फार्मूला अपनाया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा था कि हरियाणा की स्थिति भिन्न है। तभी से यह अनुमान हो गया था कि हरियाणा के मौजूदा सांसदों को पुनः टिकट मिलने जा रहा है। 2 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, एक अस्वस्थता के आधार पर और एक अलग पार्टी बना ली राजकुमार सैनी जी ने, और राजकुमार सैनी जी अब चुनाव मैदान से ही भाग गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की बात कह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से 1-2 सांसदों के खिलाफ आक्रोश होगा। इसीलिए वो जो 2 सांसद थे वो दोबारा मैदान में आने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से नगर निगम के चुनाव हुए, 5 नगर निगम को चुनाव हुए और जींद का उपचुनाव हुआ, उसका एकदम माहौल बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बन गया और इसलिए जो सांसद इनकार कर रहे थे उन्होंने पुनः चुनाव लड़ने की बात की और दोबारा उनको टिकट भी मिल गया। ये निश्चित रूप से कई सांसद अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, उनके लिए एक तरह से ये एक संकेत भी है। लेकिन लोगों की आस्था मोदी जी में है और हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के नेतृत्व पर आस्था है, ये उसका परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी हिसाब से अपने पुनः जो सांसद है उनको पूरे मैदान में उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति है सबके सामने है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का केंद्र में कुछ नहीं, विधानसभा के लिए निश्चित रूप से वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, वो वोटों की काट तो कर सकता है लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, आज की स्थिति में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुख्य रूप से मुकाबला रहने वाला है। और कांग्रेस में एक सीट कहां से आनी है ये सबको मालूम है। तो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास अभी भी जारी है। ये अभी जो है दूसरी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, उससे पहले का आपका ये आकलन है। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक तो ऐसा ही मान के चलना चाहिए और यही संकेत दिखाई दे रहे हैं।
यानी वीरेंद्र सोनी जी, माना जाए कि मुद्दे विहीन और व्यक्तिवादी एक तरह से सोच के साथ लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट पड़ रहा है, ना कि कामों को देखकर या राज्य सरकार के काम को देखकर या केंद्र सरकार के काम को देखकर। नहीं, दोनों बातें हैं इसमें, मुद्दे भी हैं, सरकार की विश्वसनीयता का सवाल भी, और मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, लोगों को मोदी पर विश्वास है। अभी लोग ये सोचते हैं कि अभी 5 वर्ष का ही समय है, कांग्रेस का इतने लंबे वर्ष तक शासन रहा है, इनको भी आजमा लो। जब मोदी जी को 5 वर्ष में इतना कायाकल्प नहीं हो सकता, लेकिन लोगों का विश्वास है। अब बात कीजिए, आप ये रोहतक की चर्चा करें, हम रोहतक में जहां भी लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों एक ही बात करते हैं, या दीपेंद्र जीतेगा, इधर कहते हैं मोदी जीतेगा, वहां उम्मीदवार की बात नहीं करते, मोदी वर्सेस दीपेंद्र, मतलब वहां दीपेंद्र पर भी लोगों को विश्वास है, और दूसरी जगह वो मोदी के कहते हैं, तो मतलब वहां उम्मीदवार की कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, इस बात की कोई चर्चा नहीं होती है। और विकास जो हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, उसका निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव है। लोगों में एक विश्वास किया है कि ये सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। देखिए, विधायकों के खिलाफ निष्क्रियता हो सकती है, विधायकों के खिलाफ आरोप भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक साधारण कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो जनता में विश्वास जाता है, और इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिल रहा है। इस तरह मोदी के बारे में भी है, लोगों को विश्वास जमता है। राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास नहीं जमता, इसलिए लोग राहुल गांधी की चर्चा ही नहीं करते। रोहतक में बात होती है, दीपेंद्र की बात होती है, दीपेंद्र के काम से लोग संतुष्ट हैं और वो दीपेंद्र का गुणगान भी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अभी ऐसा प्रत्याशी ढूंढने की कोशिश कर रही है जो दीपेंद्र को रोहतक में टक्कर दे सके। ठीक है, शंभुनाथ जी, आपको चर्चा में लेके आऊं, क्या परसेप्शन क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है? एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है, देखिए साहब 55 या 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, हमें तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, हमें और मौका दीजिए। वो परसेप्शन क्रिएट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं सोनी जी की बात से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी का चेहरा अभी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अभी ब्रांड मोदी कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा बिकाऊ है जी, या सबसे अपील करता है। इसकी तुलना में राहुल गांधी हालांकि अब मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कच्चे खिलाड़ी कहे जाएंगे। अभी तक जो सर्वे आए हैं उनमें कहीं कहीं मोदी की लोकप्रियता जैसे 60 से ऊपर बताई गई, 63%, 64%, वहीं राहुल 10 या 20 पे अटके हुए हैं। इसका मतलब एक तो जो सबसे बड़ा विरोधी दल है वो प्रधानमंत्री की रेस में कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा, और बाकी जो विरोधी दल हैं वो विरोधी दल नहीं है, वो तो छोटे छोटे गठबंधन है, गठजोड़ हैं या क्षेत्रीय दल हैं, उनका नेशनल लेवल पे कोई हैसियत नहीं है। और शायद जो मोदी जी की टीम है वो सोशल मीडिया के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए ये परसेप्शन बनाने में सफल रही है कि ब्रांड मोदी ही सबसे ज्यादा बिक सकता है, इसमें कोई शक नहीं। यही कारण है कि मैं पहले भी कह रहा था कि जितने यंगस्टर्स हैं वो मोदी जी को पसंद करते हैं। अब वो वोट डालेंगे नहीं वोट डालेंगे, उनका वोट है नहीं वोट है, ये एक अलग बात है। लेकिन 2-3 जगह मैं भी गया और जो मैंने देखा कि जो पुराने लोग हैं, गांव के लोग, किसान, जैसे मैं बागपत भी गया था, वो अभी भी वहां अपने आरएलडी के साथ लगे हुए हैं या कहीं पर गठबंधन के साथ हैं या कहीं वो कांग्रेस साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन नया एक ये शायद पहली बार हो रहा कि बीजेपी को एक नया यंग ग्रुप मिला है, जो कभी राजीव गांधी का फैन हुआ करता था, या उम्मीद की जाती है कि उसे राहुल का फैन होना चाहिए क्योंकि राहुल भी यंग है, इसकी बजाय वो मोदी को पसंद कर रहा। ठीक है, और ये यमुना जी, मैं आपको रोकूंगा इस बीच। आप सभी लोगों को हम दिखा देते हैं कि हरियाणा की जनता ने जो मूड दिखाया है और जिस तरह से जो आंकड़े सीटों में परिवर्तित हुए हैं, आखिर किस पार्टी को कितने % वोट मिलने की संभावना है, एक नजर उस पर हम डालते हैं। हरियाणा की जनता का मूड, भारतीय जनता पार्टी को 55.85% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 27.19, जननायक जनता पार्टी 7.46, बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी को 3.99, आईएनएलडी को 3.95, आम आदमी पार्टी 0.55 और अदर्स के खाते में 1% से भी कम। यानी कि यह आंकड़ा जो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी 55% के आसपास पहुंच गई है, लगभग 56% वोट मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें 3.95, आम आदमी पार्टी 1% से भी कम है, अदर्स के खाते में भी 1% से कम है, कांग्रेस पार्टी 27.19%, जननायक जनता पार्टी 7.46, बीएसपी एलएसपी गठबंधन 3.99।
एक बड़ा गैप नजर आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55.85 यानी लगभग 56% वोट भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई हमारे सर्वे में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 27.19% वोट जा सकते हैं, जननायक जनता पार्टी के खाते में 7.46 और इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 3.95, आम आदमी पार्टी और अदर्स के खाते में 1% से भी कम वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर गुप्ता जी, ये जो सर्वे के आंकड़े नजर आ रहे हैं और जो ये प्रतिशत दिखाई दे रहा है, क्या मूड लग रहा है? जो तमाम मुद्दे हैं उसके ऊपर क्या एक परसेप्शन हावी हो गया है? अभी जो मोदी का जो मैजिक है, एक तरह से जो कहा जाता है, वो चेहरा अभी भी सबसे ज्यादा बिकाऊ है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं मिर्जा साकिर, ऐसा है, इसमें 2-3 बातें हैं जी। पहली बात तो यह है कि इस तरह के ओपिनियन पोल्स पे हमारा कभी भरोसा नहीं रहा है। मैं शुरू से ही इसमें बहुत बेबाकी के साथ कहता हूँ सारे ओपिनियन पोल्स के बारे में। हालांकि टोटल टीवी के ओपिनियन पोल्स अधिकतर मामलों में सच या सच के करीब साबित होते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा नहीं मानना है। क्योंकि नहीं मानना, इसका कारण यह, मैं सैनी जी की बात सुन रहा था, अच्छी बातें हैं जी। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इतने बढ़िया जनादेश की उम्मीद थी तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करा लिया? अक्टूबर में ही होना है ना चुनाव विधानसभा का। भाई मोदी जी लगातार बोलते रहे पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में कि एक देश एक साथ चुनाव जी। तो भाई एक साथ चुनाव अगर सारी विधानसभाओं को नहीं भी करा सकते हैं तो कम से कम 3-4 जो अभी झारखंड है, महाराष्ट्र है, ये क्या आपका हरियाणा है और जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आप लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वो विधानसभा सस्पेंडेड, बंद ही है एक तरह से। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ था, क्योंकि देखिए जो रियल इश्यूज सामने आ रहे हैं, बेटियों से बलात्कार की घटनाएं हरियाणा में लगातार सबसे अधिक सुनाई देती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सबसे अधिक खराब पोजीशन अगर कहीं है तो फिर हरियाणा ही दिखाई देता है। अखबारों में जो छपता है वो बाकी वहां क्या है मैं नहीं जानता हूं। जो मीडिया में जो आती है बातें बहुत छन के आते हैं, बहुत कम आती हैं, लेकिन जो आती हैं वो बहुत बदसूरत पैदा करती हैं, सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं बताती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो जातीय संघर्ष हुए जितने बड़े पैमाने पे जाटों के आरक्षण के सवाल को लेकर के या अन्य गैर जातियां जो हैं उसमें जो आपस में जो संघर्ष हुआ जिस तरह से, उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से सरकार विफल रही। कौन सा ऐसा काम हुआ हरियाणा में जिसने लोगों को इस तरह का जनादेश देने के लिए ये किया है? एक बात जरूर है जो दिखाई दे रहा है आपके इसमें भी कि पहली बात तो ये है कि हरियाणा में 12 मई को चुनाव होने हैं, अभी 1 महीना से अधिक का समय बाकी है। बिल्कुल। तो अभी सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही सामने दिख रही है। भाजपा मीडिया में, अपने विज्ञापनों में, अपने प्रचार में, अपने भाषणों में, हर तरह में दिखाई दे रही है। विपक्ष अभी तक पूरी तरह से खामोश या उस ढंग से नहीं दिख रहा है। कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसमें जब आगे बढ़ेगा, अभी तक तो ये भी नहीं है ना, एक तो उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं, फिर किसका किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा उसका भी स्वरूप अभी तक कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो सर्वे है इस सर्वे को देखने के बाद राजनीतिक दलों में इस बात की ये लगे, विपक्षी दलों में कि हाँ साहब मिलकर के ही कुछ काम बन सकता है, हम लोग तभी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असली बात वही है कि अगर हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिला हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा हो, नए नए उद्योग लगे हों, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा के किसानों को उनकी, जैसे अभी आप बता रहे थे सरसों की फसल के दाम के बारे में आप बात कर रहे थे, अगर हरियाणा के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिला हो, उनके कर्जे माफ किए हो गए हैं, या मतलब जो भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों के मुकाबले में हरियाणा को उससे अलग साबित करता हो, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मुझे अभी भी लगता है ऐसा है कि ठीक है, हो सकता है। देखिए मतदाता का रुख रुझान क्या होता है, उसके मन में क्या होता है, ये हम और आप यहां बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब एक रुझान तो सामने आ ही रहा है। बिल्कुल, उसको देखते हुए अभी 1 महीने का समय है, अभी बहुत जमुना में पानी बहेगा, इधर से उधर होगा, उसके बाद देखेंगे हम लोग। बिल्कुल, और ये कोई नतीजे नहीं है, रुझान है, और जैसे जैसे समय बीतता है लोगों का मूड भी बदलता है, मुद्दे सामने आते हैं, उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं, उनके चेहरे सामने आते हैं, कैंपेन आगे बढ़ता है, तो उस हिसाब से परसेप्शन भी बदलता रहता है। फिलहाल ये जो सर्वे है टोटल न्यूज का, उसके ये रुझान है, उसके ये आंकड़े हैं, लेकिन इस बीच मैं अनिल बंसल जी आपके पास आऊं उससे पहले एक और रोचक आंकड़ा हम दर्शकों के सामने रखते हैं। हरियाणा की जनता से जब हमने पूछा कि किसको वो प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं और उसको लेकर हरियाणा की जनता की
क्या कुछ राय निकलकर सामने आई, वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने किसको प्रधानमंत्री के तौर पर कितना पसंद किया। कई नाम उनके सामने रखे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे को 63.55% लोगों ने पसंद किया, तो वहीं राहुल गांधी को 28.18% लोगों ने पसंद किया। मायावती का नाम आया 3.14%, ममता बनर्जी 1% से कम चली गई, और चंद्रबाबू नायडू और कई ऐसे थे नाम जिनको हमने 1% से नीचे, जिनके कहीं पर जगह मिली है। लेकिन सबसे जो बड़ा आंकड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे को 63.55% या लगभग 64% लोगों ने पसंद किया। निर्बंसल जी, आपके पास आऊं, आंकड़ा रोचक इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 63.55% लोग हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 55.85%। यानी ये गैप क्यों आ रहा है? लोग पसंद तो कर रहे हैं 63%, लेकिन वोट कर रहे हैं 55%। देखिए, जो वोट का जो तंत्र है, मैं मिर्जा भाई इससे बिल्कुल अलग, बहुत ही अप्रत्याशित होता है जी। 2004 का लोकसभा चुनाव, आप अगर आपको याद हो, प्रमोद महाजन जी ने 6 महीने पहले चुनाव कराया, शाइनिंग इंडिया था और अटल जी के सामने कोई चेहरा नहीं था। जितने सर्वे थे कोई था ही नहीं, विपक्ष का उम्मीदवार ही नहीं था कोई भी, और अटल जी के नाम पर चुनाव कराया गया और उस चुनाव का जो अंजाम हुआ वो हमारे सामने है, तो कोई वो छिपी हुई बात नहीं है। निश्चित रूप से हरियाणा की जो आज स्थिति है उसमें बीजेपी का अहेड, बीजेपी अपर है और वो रहेगी, इसमें किसी को संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां हैं, देखिए पूरे देश में आज भाजपा मेन स्ट्रीम की पार्टी है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। लंबे समय तक जो कांग्रेस का स्थान देश की राजनीति में था, आज भाजपा का स्थान उस तरह की स्थिति में है। लेकिन जब अपोजिशन जब मिल जाता था, चाहे वो 77 रहा हो, चाहे 67 रहा हो, चाहे 89 रहा हो, चाहे कोई और साल रहा हो, तो वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर देते थे, क्योंकि किसी भी पार्टी ने यहां मेजोरिटी वोट लेकर राज नहीं किया, ना चुनी गई, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो मोदी जी की आज की सरकार है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें नेता का अगर आप बात करेंगे, देखिए मेरा अपना जो अनुभव है, यहां पॉजिटिव मैंडेट बहुत कम आता रहा है। ऐसा मैंने 2009 के चुनाव में देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा आई और वो 9 जो बीजेपी, उनका कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा साफ था, वहां उन्होंने 20-21 लोकसभा सीटें वो जीत गए। एक चमत्कार था। तो ये जो ज्यादातर जनादेश अपने देश में आए हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी जनादेश आते हैं, नकारात्मक जनादेश। सकारात्मक जनादेश यहां की जनता देती नहीं। अगर सकारात्मक जनादेश देना था तो फिर छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा थे, रमन सिंह, आदिवासी उनको भगवान मानते थे, पूजते थे, और सारे सर्वे 55 सीटें दे रहे थे उनको, और कोई सामने कांग्रेस का लीडर नहीं था। तीनों राज्यों में कांग्रेस लगातार फंसी रही। वो चुनाव से पहले तो किसको डिक्लेयर करते, चुनाव के बाद भी मशक्कत करनी पड़ी उनको नेता चुनने में, लेकिन तीनों राज्य आपके हाथ से चले गए। वहां भी मोदी जी का चेहरा था, वहां उनके शिवराज चौहान मामा थे गरीबों के। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये बिल्कुल अलग तरह का फैक्टर है। हरियाणा निश्चित रूप से मुझे संदेह नहीं है कि विपक्ष वहां इतना विभाजित है और लगभग समाप्त जैसा है, तो कांग्रेस अगर वहां 20-22-25% वोट भी ले रही है तो मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं है, और मैं हरियाणा में भाजपा को कोई चैलेंज देख भी नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि ना ऐसे कोई सूरत हाल है। कांग्रेस की थोड़ी बहुत स्थिति है, चौटाला परिवार पहले ही विभाजित है और उनमें आपस में झगड़ा है। बसपा का अब कोई प्रभाव वहां बचा नहीं। कांशीराम जी ने एक दौर में वहां प्रभाव अपना खड़ा किया था, मायावती ने वहां प्रभाव समाप्त किया है अपना, कोई बड़ा नहीं है। तो जो स्थितियां हैं भाजपा की हरियाणा में, मुझे इसमें संदेह नहीं है कि हरियाणा में, मैं इसको ये नहीं मानता कि मोदी जी के चेहरे के कारण हरियाणा में है। हरियाणा की जो जातीय परिस्थितियां हैं, वहां जाट राजनीति कमजोर हुई है और गैर जाट राजनीति मजबूत हुई है। इसके कारण वहां भाजपा का स्थिति अच्छी है। राज्य में भी उनकी सरकार पहली बार बनी, वो खुद चमत्कार था उनके लिए, क्योंकि जो गैप है, वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भाजपा ने वहां कैप्चर किया है। और बाकी चौधरी देवीलाल वाला परिवार कमजोर हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस ने राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से हुड्डा जी का और उनका विवाद हुआ, उससे बिल्कुल एक्सपोज हुआ कि जो आर के आनंद, वो वोट कैंसिल होकर फिर सुभाष चंद्रा जीते, किससे छिपा हुआ है। तो जहां कांग्रेस इतनी कमजोर हालत में चली गई, आपस में वहां नेताओं की लड़ाई है, अभी वहां समय लगेगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए अभी वो उतनी प्राथमिकता वाला प्रदेश है भी नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ 10 सीटें हैं, बाकी राज्यों में ज्यादा सीटें हैं और उसको वो बाद में देखना चाहेंगे। तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जो चेहरा है, चेहरा अटल जी से बड़ा चेहरा किसी का इस देश में नहीं रहा। वो 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और तब नेता कोई नहीं था। सोनिया गांधी को बाद में नेता चुना गया, वो प्राइम मिनिस्टर बनी नहीं। उनको कोई, अगर उनके चेहरे के नाम पर वोट लिया जाता तो मुझे लगता है कि लोग 10% लोग भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर वोट न देते, पर हटाने का जनादेश था। तो आमतौर पर जो अपने देश में जनादेश आते हैं,
वो सत्ता से बेदखल करने के जनादेश होते हैं, किसी दूसरे के नाम पर जनादेश नहीं आते। वीरेंद्र सोनी जी, आपको भी चर्चा में जोड़ लूं। ये जो आंकड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 63% से ऊपर हरियाणा की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर बने, और राहुल गांधी के हक में 28.18% लोग जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, ये जो आंकड़े हैं प्रतिशत में चेहरों को लेकर, प्रधानमंत्री को 63% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट देने के नाम पर जब बारी आती है तो 55.85% लोग ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपका आकलन वैज्ञानिक आधार पर है, इस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि हरियाणा के 28% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। मतलब हरियाणा की 1/4 जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो आप ये कहते कि भूपेंद्र हुड्डा लोकप्रिय है। भूपेंद्र हुड्डा की बात करते तो बात समझ में हरियाणा के लोग इतना नाराज क्यों है राहुल गांधी से? जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता। उसको लोग विश्वास ही नहीं करते। राहुल गांधी पर लोग हरियाणा के नेताओं पर ज्यादा भी भरोसा करते हैं, वो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते हैं। आपने मोदी जी की लोकप्रियता में जो दिखाई है वो लोकप्रियता बहुत अधिक है। आप अपना हरियाणा का मूड कार्यक्रम देखिए, वहां भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए, कोई भी राहुल गांधी के पक्ष में बात करता दिखाई देगा ही नहीं। सब मोदी जी की बात करेंगे, या दीपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे, या भूपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे, या कांग्रेस के किसी अन्य नेता की तो बात कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका राहुल गांधी पर विश्वास जमता ही नहीं है। और जहां तक ये कहा है कि देखो, मोदी जी हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं, हरियाणा में उन्होंने काम भी किया है, और लोगों का विश्वास जमता है। यानी अगर मैं समझूं तो ये जो आंकड़े हैं ये और भी बढ़ सकते हैं। अगर हरियाणा के किसी चेहरे का नाम सामने होता तो ये और टक्कर दे देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फिर तो बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ों में ये सर्वे है और बढ़ेगी। आप हरियाणा के किसी नेता की बात करते जी, ठीक है ठीक है। शंभुनाथ जी, मैं आपको चर्चा में लाता हूं। ये जो आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं, आंकड़ों का खेल हमेशा और बहुत आसानी से समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि इसमें वो लोग भी हों जो वोटर ना हो, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक परसेप्शन रखते हो कि ये चेहरा होना चाहिए, और शायद वो ही डिफरेंस हमें दिखने को मिल रहा है। जी, पहले भी अपनी यही चर्चा होती है, एक परसेप्शन बन जाता है, एक धारणा बन जाती है। ब्रांड मोदी चूंकि लोगों को ज्यादा अपील कर रहा है, इसे 63.55% न सिर्फ हरियाणा बल्कि लगभग पूरे देश में जहां जहां भी सर्वे आए हैं अभी तक 63% के आसपास ही आ रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा 63% है, और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री अभी भी विपक्ष तो उनके सामने है नहीं, लेकिन वो लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री निजी तौर पर, और उम्मीदवार जो उनके हैं वो कहीं सर्वथा अलोकप्रिय हैं। अगर इस पर हो जाएगा कौन हमारे यहां से कौन खड़ा है, तो आदमी शायद अपने इलाके के उस कैंडिडेट को वोट देना पसंद न करे जो प्रधानमंत्री की पार्टी का है। ठीक है ना, वो शायद हो सकता है दूसरे गठबंधन के या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पसंद करे। लेकिन जब वो देश में सोचता है कि सरकार कौन बनाएगा, तो उसके दिमाग में मोदी का नाम आ जाता है अपने आप, भले कोई बनाए लेकिन मोदी का नाम आता है। तो मोदी ने 5 साल में ये परसेप्शन उनकी मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने बना दिया है कि प्रधानमंत्री के तौर पे अकेले मोदी जी सफल हैं। जो बात हो रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी शायद मोदी नहीं बन पाए थे। ठीक, परसेप्शन तब उस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, ना कोई परसेप्शन बना करता था। ठीक है, शाइनिंग इंडिया था, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी, सबको उसमें पता था कि बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी है, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्लियर कट संदेश था। तो आज की स्थिति और तब की स्थिति में अंतर है। आज ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इसे नरेंद्र मोदी को जो ये वोट दिखाई पड़ रहा है, ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज जहां तक कम होने की बात है, तो थोड़ा बहुत असर वहां के उम्मीदवार का ही पड़ता है। बहुत हो सकता है लोग उम्मीदवार से नाखुश हों। जैसे कई सीटें ऐसी दीपेंद्र हुड्डा के, जैसे सोनी जी कह रहे थे कि रोहतक सीट में पता लगा कि कांग्रेस का वोट परसेंट इतना ज्यादा हो जाए कि बीजेपी का ओवरऑल स्टेट में वोट परसेंटेज कम हो जाए। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक बात और है, ये बंसल जी भी कह रहे थे कि हरियाणा में चुनाव जो है वो पूरा का पूरा एक राजनीति हो गई है, जाट वर्सेस अदर्स।
जी। तो अब हरियाणा में जैसे अब सोनी जी ने कहा प्रधानमंत्री के लिए दीपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों नहीं आया, इनका नाम क्यों लिया गया, उनको आश्चर्य हुआ कि वो राहुल गांधी का नाम क्यों आ गया। तो इतना ज्यादा पोलराइजेशन हो गया कि लोगों को प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एक जाट चेहरा दिखाई पड़ता है, वो दीपेंद्र हुड्डा इसमें। तो ये कोई शक नहीं, जो हरियाणा की राजनीति है वो बिल्कुल उनके प्रदेश तक सीमित हो गई है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो शायद नरेंद्र मोदी काफी ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, तो हरियाणा की जनता का क्या है मूड, वो हमने आपके सामने रखा। दिल्ली और हरियाणा की जनता का मूड भापने के लिए टोटल न्यूज ने सबसे बड़ा और सबसे सटीक सर्वे किया, और सर्वे में हरियाणा की जनता का क्या मूड था वो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया, और किसको वो प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं वो आंकड़े भी आपके सामने आए। लेकिन अब बहुत कुछ ही समय और बाकी है, जिसके बाद हम दिल्ली की जनता का क्या मूड है और दिल्ली की 7 सीटें आखिर किसके खाते में जाती हुई दिखाई देंगी। क्या 2014 का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर दोहराया जाएगा, या 2019 में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस सरकार ने भी पूरा जोर लगा दिया है अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद, और तमाम कयास कांग्रेस के साथ गठबंधन के भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या अगर गठबंधन होता है तो कुछ फर्क पड़ेगा, या अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो फायदा किसको होगा? ये तमाम चीजें सर्वे के जरिए हमने टटोलने की कोशिश की है, और दिल्ली की जनता का मूड क्या है वो बहुत जल्द अब आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे कि आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है, किस आधार पर वोट करेगी और किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चेहरा सामने आया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से ही तमाम चीजें अभी तक चुनावी प्रक्रिया में दिखाई दे रही हैं। शंभुनाथ जी, मैं आपको चर्चा में जोड़ूं, दिल्ली को लेकर क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? बड़ी दुविधा की स्थिति गठबंधन को लेकर कई दिनों से चल रही है, कभी हां कभी ना, कभी पीछे हट जाते हैं, कभी शीला दीक्षित कहती हैं बिल्कुल नहीं होगा, फिर कहती हैं कि ना हमने हां करी है ना करी है। देखिए, दिल्ली में अगर आपके साथ गठबंधन नहीं होता है जी तो कांग्रेस के लिए वाकई बहुत मुश्किल होगी, और कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी तो आप भी अपने बूते शायद ही एक आध सीट जीत पाए, बाकी तो बीजेपी के खाते में जाएंगी। जैसे पिछली बार 7 गई थी, हो सकता है अगर गठबंधन नहीं होता तो इस बार 5 जाएं, 1 या 2 इनके खाते में चली जाएं आपके, लेकिन कांग्रेस के खाते में कोई बहुत जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा। और जिस तरह के हालात हैं, देखिए पॉलिटिशियन राजनीति करता है, जो बड़े नेता हैं वो कोई इस फौरी चुनाव की राजनीति नहीं करता, वो आगे की राजनीति करता है। उनको, कांग्रेस को यह भी लग रहा है अगर आपके साथ गठबंधन होता है तो आप मुसीबत उनके लिए भी बन जाएगा, आप अकेले, क्योंकि आप तो कांग्रेस विरोध पे आया ही था, मुसीबत बनेगा। एक तो विधानसभा चुनाव हम लूज करेंगे, आपको ही दे देंगे। दूसरे, ये अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक फिर दिल्ली पुलिस और जमीन आदि तमाम सारे मुद्दे ले आएंगे। जहां भी नेशनल कैपिटल हो वहां संभव नहीं है कि वहां पर किसी भी तरह से पुलिस को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण लगता नहीं कि इतनी आसानी से गठबंधन हो पाएगा। वैसे भी शीला दीक्षित भी अड़ी हुई हैं, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होगा तो ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं कि इन 7 में से कम 5 या 6 सीटें बीजेपी को चली जाएंगी। इसलिए बिना गठबंधन भी जितनी राजनीति कठिन है, गठबंधन के बाद उससे भी ज्यादा कठिन है। अब राहुल गांधी भी कोई आज की या कांग्रेस पार्टी कोई आज की राजनीति नहीं कर रही होगी, न कोई और जो बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी कोई भी आज की राजनीति, फौरी राजनीति नहीं करेगी। वो भी लॉन्ग टर्म सोचेगी कि लॉन्ग टर्म से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, अगर गठबंधन होता है तो दिल्ली फिर आपके पास चली जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? तो मुझे लगता नहीं गठबंधन इतनी आसानी से हो पाएगा। बिल्कुल। जयशंकर जी, मैं आपको चर्चा में लेके आऊं, क्या यही सबसे बड़ी दुविधा शीला दीक्षित के सामने है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव को एक तरह से देख रही हैं और ये समझ रही हैं कि अगर इस स्थिति में आज केंद्रीय नेतृत्व के चाहे प्रेशर से ही सही अगर गठबंधन हो जाता है तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, देखिए कांग्रेस के लिए ये सवाल बहुत ही दुविधा का रहा है, शुरू से ही रहा है, हाल के वर्षों में खासतौर से, कि उसको किससे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है या क्षेत्रीय दलों से लड़ना है। क्षेत्रीय, उसका मानना, उसके नेतृत्व का एक वर्ग जो है वो ये मानता है कि अगर ये क्षेत्रीय दल नहीं होते और आमने सामने की लड़ाई होती तो हम शायद भाजपा को शिकस्त दे सकते थे। लेकिन क्षेत्रीय दल जो है, जातीय आधार पे कहिए या सामाजिक आधार जो भी कहिए, उसके आधार पे जो
अपना राजनीति करते हैं तो उसके कारण हम मार खा जाते हैं। जैसे अब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जी, इन 3 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति नगण्य सी थी। छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत थी भी, लेकिन नगण्य ही थी। और जब मुकाबला सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में हुआ तो कांग्रेस ने पटखनी दे दी। तो उसके दिमाग में एक तो ये बात चलती है। फिर दूसरी लोगों का ये मानना होता है कि भाई आज चूंकि हमको सबसे बड़ी जरूरत है कि भाजपा को शिकस्त देना है, भाजपा से लड़ना है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से सांप्रदायिक और फासिस्ट तरीकों को अपना करके सामने आ रही है तो उसके चलते देश तबाह हो जाएगा। तो उन लोगों का मानना है कि हमको किसी न किसी रूप में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ किसी न किसी रूप का तालमेल करना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि हमारा फिर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। भाई साथ में लड़के साथ पे साथों लड़ करके 0 हो जाइए, या 7-4-3 या 3-3 या जो भी करके लड़िए, उसमें अगर 2-1 सीटें मिल जाती हैं, 2-3 सीटें मिल जाती हैं तो भविष्य के लिए तो आपका ठीक रहेगा। फिर बाद में किसने रोका आपको? सवाल ये है, एक बार अगर आपने गठबंधन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फिर 5 साल आप चुपचाप बैठे रहिए हाथ पे हाथ धर करके। बाकी राज्यों में जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कहीं भी है, जहां समझौता आपने किया वहां भी और नहीं समझौता किया वहां भी, तो आपने किया क्या? 5 साल तक क्या किया? भाजपा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, मतलब हम किसी पार्टी का नाम क्यों ले, सरकार के खिलाफ, सरकार के जन विरोधी कार्यों के खिलाफ आपने क्या संघर्ष किया? आपने जनता को कहां आंदोलित किया? कहीं तो आपने कुछ किया नहीं, संगठन भी नहीं बनाया। आप तो सोचते रहे कि एक ईश्वरीय शक्ति आएगी और सबको जिता करके लेके चली आएगी, तो इस तरह से तो बात बनेगी नहीं। तो ये बात एकदम शंभुनाथ जी ने सही कहा है कि अगर यहाँ पे तालमेल नहीं होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी तो 1-2 सीटें जीत जाए, क्योंकि देखिए उसके पास ये बताने के लिए है, जैसे उनका एक प्रचार भी हो रहा है ना कि सब लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमने ये किया है। ठीक है, कम से कम बिजली के मामले में, कम से कम स्वास्थ्य के मामले में, कम से कम शिक्षा के मामले में वो बता सकते हैं कि हमने औरों के मुकाबले बहुत बेहतर काम किया है। और देखिए एक बात और भी है, जैसा अभी शंभुनाथ जी कह रहे थे ना पुलिस की बात और इसकी बात, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सुनियोजित ढंग से दिल्ली के लोगों को ये कन्विंस किया है कि अगर दिल्ली को किसी तरह का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता तो शायद हम और अधिक काम कर सकते थे। पुलिस मत दीजिए आप, और भी कुछ उसमें से हटा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मुस्तकबिल का फैसला दिल्ली की चुनी हुई सरकार करेगी या एक नॉमिनेटेड उपराज्यपाल करेगा, ये फैसला तो होना ही चाहिए। और इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने बड़े सुनियोजित ढंग से भाजपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, हम लोग 1990 के आसपास से तो कवर कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय स्तर पर भी किया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है। हमको याद है कि उस समय के सारे घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के भी होते थे, जनता दल के भी होते थे, और सब में लिखा होता था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और उसी को पकड़ करके अरविंद केजरीवाल कह रहा कि आप कमिट करो, आप कहो कि हम नहीं चाहते हैं, यही जनता के बीच में कह दो। तो ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं लोग, क्योंकि तब तो दाएं बाएं झांकना शुरू कर दे रहे हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा ना, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जा रही है और एलजी अगर उसका हो जा रहा है तो फिर वो अपने ढंग से काम करेगा। और देखिए दूसरी बात यह है कि अभी जो हरियाणा के संदर्भ में बात हो रही थी, तो धनी जी जैसा बता रहे थे कि साहब वो राहुल गांधी को उतने 28% लोगों ने भी क्यों पसंद किया, इस पर उनको आश्चर्य है। देखिए राहुल गांधी को जिस ढंग से पूरे 5 वर्षों में पप्पू टप्पू क्या क्या जो बोल करके प्रचारित किया गया, इन सब के बावजूद और सारे ओपिनियन पोल्स में और सारे सर्वेक्षणों में यही आया, लेकिन छत्तीसगढ़ उसके हाथ में आ गया, मध्य प्रदेश उसके हाथ में आ गया, राजस्थान उसके हाथ में आ गया। छत्तीसगढ़ के लोगों ने उस पप्पू पर भरोसा किया जी, जिसको आप खारिज करते जा रहे हैं लगातार। गुजरात में बहुत मामूली अंतर से सरकार बनते रह गई। नहीं, ये तो कर्नाटका में जी जिस तरह से लगा कि खत्म हो गई है कांग्रेस, ऐसा हो नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है, देखिए लोगों में भरोसा जगना शुरू हो जाता है। आप पर तो सबसे अधिक भरोसा था भाई, आप पर तो पूरे देश ने आपको सरकार सौंप दी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 282 सांसद चुनकर के भेज दिए थे, एनडीए की ताकत 340 के आसपास पहुंचा दी थी। तो ऐसी सरकार रहने के बावजूद 5 सालों में आपके पास कहने के लिए क्या है? वही राष्ट्रवाद, वही हिंदू मुसलमान, वही भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ है क्या? ठीक, अनिल बंसल जी चर्चा में आपको लाऊं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार स्टेटहुड का जो एक मुद्दा लेकर चल रही है और उसको एक मुख्य मुद्दे के तौर पर उसने स्थापित करने की कोशिश कर रही है, हर सभा और सभाओं का दौर भी अब आम आदमी पार्टी का शुरू हो गया।
क्या ये मुद्दा दिल्ली की जनता पे कोई असर छोड़ पाएगा? क्योंकि जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का बता रही है मैनिफेस्टो सामने रख के कि इन दोनों के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा है, लेकिन अब ये लोग पीछे हट रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगर ट्रायंगुलर फाइट होगी तो भाजपा को कोई चुनौती है। ठीक, फिर मुझे लगता है कि जो 2014 का रिजल्ट है वही रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन गठबंधन अगर हो जाए तो फिर मुझे इसका उल्टा लगता है, क्योंकि ये केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल की दिल्ली में लोकप्रियता है निसंदेह, और लोग ये मानकर चलते हैं कि विधानसभा चुनाव ट्रायंगुलर फाइट में भी होगा तो हो सकता है वो दोबारा सरकार बना ले और चीफ मिनिस्टर बन जाए। पर जब केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उनकी जीरो परफॉर्मेंस है, यहां कोई उनका जीता नहीं, और पिछली बार सेकंड वो जरूर रहे थे ज्यादातर सीटों पर, तो मुझे लगता है ऐसा कोई बदलाव केंद्रीय स्तर की उनकी राजनीति में नहीं आया है कि दिल्ली के मतदाता अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे हैं तो वो कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर पाए कि वो सीटें जीत लें। कोई एक आध सीट मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में, त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस कहीं बेहतर कर जाए और उसका लाभ भाजपा को कम वोट मिलने से इनको मिल जाए तो वो तो मुझे लगता है। पर हां, अगर गठबंधन, देखिए फिर मैं वही कहूंगा कि एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है कि 40% लोग, 50% लोग, 48% लोग भाजपा को पसंद करते हैं और जो बाकी वोटें दो जगह बढ़ती हैं तो भाजपा जीतती है। और ये सारे उपचुनाव में, यूपी में जो गोरखपुर की सीट अगर आप हार जाएंगे उपचुनाव में, अगर आप कैराना की सीट हार जाएंगे, अगर आप फूलपुर की सीट हार जाएंगे जो 50% से ज्यादा वोट लेके जीती गई थी 2014 में, अब वो 3 सीट हार गए और फिर 2 सीटें हारने पर आपने कहा वहां तो अति आत्मविश्वास में हम मारे गए, तो फिर कैराना में आपका अति आत्मविश्वास कहां गया? वहां तो आप संभले हुए थे। तो जो केमिस्ट्री कहते हैं कि अर्थमेटिक नहीं होता, केमिस्ट्री भी होती है, तो भैया कहां केमिस्ट्री थी? 42% वोट कैराना में सपा बसपा की 2014 में थी और हुकुम सिंह जी की 50.5% वोट थी। तमाम ताकत बीजेपी ने झोंक दी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने खुद सड़क का उद्घाटन किया, गन्ने का दाम बढ़ाया, इतनी सब कवायद करने के बाद भी उनकी 42 बढ़कर 52 हो गई। न केवल वो जुड़ गई, उसमें 10% का इजाफा और हो गया। तो ये जो स्थिति है, और उस उपचुनाव के जरिए जो जाट मुसलमान का वहां झगड़ा था, जो बिल्कुल सांप्रदायिक विभाजन था, उसको वो लोग दूर करने में समाप्त हो गए कि मुसलमान उम्मीदवार अजीत सिंह के टिकट पर जीत कर आई। ये एक नया प्रयोग उन्होंने किया और उसी के आधार पर एसपी बीएसपी की गठबंधन की नींव पड़ी। तो ये मानना गठबंधन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैं ये देखता रहा हूं हमेशा, और ये अपोजिशन ने भी दिखाया है। 89 के चुनाव में मैंने जाके राजस्थान में देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, जनता दल बीजेपी ने राजस्थान में गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में नहीं किया। कुछ सीटों पर भाजपा के लिए छोड़ दिया उन्होंने, कुछ दोस्ताना फाइट की, फ्रेंडली फाइट, कई जगह वो आमने सामने लड़े भी नहीं किया, क्योंकि यहां मुसलमान का फैक्टर था। वीपी सिंह को लगता था कि भाजपा के साथ घोषित हाथ मिलाने पर मुझे नुकसान होगा। राजस्थान में उन्होंने हाथ मिलाया, गठबंधन था तो 25 की 25 सीटें जीत गए। एक कम्युनिस्ट पार्टी को भी लिया गठबंधन में, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो गठबंधन का असर होता है दिल्ली में। मेरा ऐसी धारणा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो हो सकता है भाजपा को यहां खाता खोलने में भी दिक्कत हो, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात है कि होगा कि नहीं, जो शंभू जी ने कहा, तो वो मैं ये मानता हूं कि अभी भविष्य में क्या होगा आज ऐसा नहीं लगता। आज राहुल गांधी के सामने एग्जिस्टेंस का सवाल है। आज सारे जो अपोजिशन वाले हैं वो मोदी जी की लोकप्रियता कहो या उनका ध्वंस कहो या उनका डर कहो, जो भी आप कह सकते हैं, उससे इस कदर आतंकित और त्रस्त हैं कि वो किसी भी सीमा तक जाकर समझौता कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी जो पेच है वो सीटों का नहीं है, 3 और 4 का, और इसका पेच ये कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में भी सीट चाहते हैं, वो पंजाब में भी चाहते हैं, जहां कांग्रेस उनको शामिल नहीं करना चाहती। तो अब जो संकेत लगातार नजर आ रहे हैं, दोनों ही बुरी तरह से घबराए हुए, डरे हुए हैं, और दोनों ही जानते हैं कि अलग अलग लड़ेंगे तो 7 सीटें हारेंगे। तो इसलिए संभावना यह है, मई में चुनाव है, अभी समय है, संभावना यह है कि शायद इनका गठबंधन हो जाए। और अगर गठबंधन होने के बाद आप सर्वे कराएंगे तो हो सकता है आपका सर्वे दूसरी तरीके के नतीजे दिखाए। ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी, आपको चर्चा में लेकर आऊं। आम आदमी पार्टी की स्थिति जो दिल्ली में है, सरकार के रहते और एक प्रचंड बहुमत, जिसे कहें सही मायनों में प्रचंड बहुमत के साथ वो एक सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद वो अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं कि गठबंधन हो, बल्कि पूरी कोशिश कर रहे हैं एक तरह से कि गठबंधन हो जाए। इस राजनीति को किस तरह से देखेंगे? हरियाणा में भी वो सीट मांग रहे हैं। देखिए, अनिल बंसल जी ने बिल्कुल सही कहा। तो हरियाणा में तो उनका कोई इतना आधार है नहीं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने स्टैंड ले लिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ। और हरियाणा में निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने दौरे वगैरह शुरू किए थे, तो नवीन जयहिंद जी भी प्रयास कर रहे हैं, बड़े आक्रामक रहते हैं, लेकिन उनको जितना मिलना चाहिए था जन समर्थन नहीं मिल पाया। वो इस बात को संकेत मान गए
और उनका एक केंद्र था कि दिल्ली के साथ साथ जो हरियाणा की 4 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं, गुड़गामा, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, ये दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के लोगों का हरियाणा से काफी जुड़ाव है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी का वहां की राज्य सरकार के में तो उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल की उतनी स्वीकार्यता नहीं है, लोग उतना नहीं मानते। और अब चुनाव के समय में, जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मतदान भी आने वाला है, तो ऐसे समय में आप गठबंधन करेंगे, आपका कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है, आप एक दूसरे को गालियां देते रहे। अब किस आधार पर गठबंधन करेंगे? आपकी क्या विश्वसनीयता और साख बनेगी? लोग कितना विश्वास करेंगे? तो ये सब बातें लोगों के दिमाग में रहती हैं। और इस तरह हरियाणा के अंदर भी अगर अपना यह आधार बनाने का प्रयास करते, पहले प्रयास करते, तो सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाते, कोई ऐसी उपलब्धि इनकी नहीं रही, तो इनके आपस में विभाजन हो गया, आपस में इनके नेताओं में आपस में ही तरह तरह की बातें आने लग गई, तो हरियाणा में तो इनकी दाल गली नहीं, हरियाणा में उस ढंग का इनका आधार नहीं बन पाया। हालांकि नवीन जय हिंद एकमात्र चेहरा रहे जो संघर्ष करते रहते हैं, हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा आक्रामक है, इसलिए लोग ज्यादा आक्रामकता की राजनीति को भी पसंद नहीं करते। अगर आप अपने कार्यक्रमों के साथ आते तो लोग निश्चित रूप से उसको स्वीकार करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आकर हरियाणा के अंदर अपना दिल्ली का मॉडल दिखाने की बात की, हरियाणा के अस्पतालों का दौरा करने की शुरुआत की, लेकिन हरियाणा की जनता ने उसको उस रूप में स्वीकार नहीं किया। हालांकि उनका हरियाणा से संबंध है, हरियाणा में वो अपने पैर जमा सकते थे, लेकिन वो इतने हरियाणा में मजबूत नहीं हो पाए। और इसलिए कांग्रेस को पता था कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी समझौता करने से इनकार कर दिया। अब दिल्ली के अंदर क्या इनका गुना भाग रहता है, लेकिन अभी तक दिल्ली के लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे जब चुनाव सिर के ऊपर है? अभी तक इनकी विश्वसनीयता भी बिल्कुल ताक पे लग गई है, तो कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे ये गठबंधन चलने वाला है? बिल्कुल। और जिस तरह से 2014 के आंकड़ों पर अगर नजर डाल लें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 700 सीटें गई थी और 46.40% वोट भी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था। 46% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें दिल्ली की हासिल की थी और कांग्रेस के खाते में महज 15% वोट गया था। लेकिन वो दौर वो था जब कांग्रेस के लिए एक पूरा माहौल तैयार था और कांग्रेस एक खाता भी दिल्ली में नहीं खोल पाई थी। आम आदमी पार्टी सत्ता में उस वक्त थी, लेकिन 32% के आसपास वोट हासिल किया था, खाता उन्होंने भी नहीं खोला था। लेकिन आज की स्थिति में क्या 2014 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दोहराएगी? सवाल यह कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है और अगर वो संभावित गठबंधन होता है तो फिर क्या दिल्ली का जो ये परिदृश्य है, पूरा 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, ये पलट जाएगा? क्योंकि अभी भी उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी स्थिति शायद साफ अब हो पाई हो। कुछ सांसदों के टिकट कटने की भी बात आई, कुछ नए चेहरे उतारने की बात आई, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन अब जनता 2019 को लेकर क्या सोच रही है, किस तरीके से इन तमाम चीजों पर आगे तमाम राजनीतिक पार्टियां विचार करेंगी? जयशंकर जी, मैं आपको चर्चा में लेके आऊं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 46% वोट हासिल किया था और क्या ये 46% जो वोट था वो इस बार मिल पाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा लोगों का परसेप्शन क्रिएट जो है वो बदल नहीं पाया है, वो परसेप्शन वो ही है। लेकिन हां, सांसदों को लेकर लोगों की राय जरूर बदली है। नहीं, मिर्जा साकिर अली, तो दिल्ली वह पहला राज्य था जहां मतदाताओं को कहिए या जनता को कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जो लोकसभा की 7 सीटें जीतने वाली ये भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में 70 में से सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। तो सबसे पहला नकारात्मक रुझान अगर कहीं नजर आया पूरे देश भर में तो दिल्ली में ही नजर आया। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक मतदाता हैं, उनके बिजली पानी सारे समस्याओं का सवाल, फिर नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं, नोटबंदी के मार को उन्होंने सबसे अधिक झेला है, जीएसटी के मार को भी झेल रहे हैं, फिर ये सीलिंग का जो है व्यापारी तबका है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो झेल रही है। तो उस सबको लेते हुए देखिए, अगर जो 5 साल गए हैं उसके बाद हमको तो नहीं लगता है कि उतना अधिक होगा। लेकिन एक जरूर रहा कि जैसे 2014 में भी अलग अलग जब लड़े थे पार्टियां, बीजेपी एक तरफ थी और बाकी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाज, तमाम लोग लड़े थे, तो उसका फायदा भाजपा को मिला था। लेकिन अब चूंकि जनता में इतनी नाराजगी बढ़ गई कुछ ही महीनों के बाद कि हालांकि तब भी सभी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, लेकिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया
67 सीटें देकर के जिता कर लाए। इस बार जो स्थिति बन रही है, अब जो माहौल ऐसा बन गया है, उस माहौल में एकदम सही बात है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में किसी तरह का तालमेल नहीं होता है तो भाजपा फिर से स्वीप कर सकती है। कम से कम स्वीप अगर साथ में साथ न भी लाए तो भी 4-5 सीटें तो जीत ही सकती है, ये हम दावे साथ कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाराजगी लोगों की है। आप आम आदमी से बात करें, देखिए दिक्कत कहां से होती है कि हम जब मीडिया के लोग जब बात करते हैं ना, तो हमारे पास वो मुखर तबका होता है जो वोकल क्लास है जी, एक खास सामाजिक आधार वाले लोग होते हैं, तो वो ज्यादातर आगे बढ़ करके मोदी जी के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में बात करते हैं। उनके बीच में अगर कोई पिछड़ी जाति का होता है या अनुसूचित जाति या जनजाति का होता है या अकलियत का भी होता है, अल्पसंख्यक तबके का होता है, तो या तो वो चुप रहता है या फिर हाँ में हाँ हूं करके बात करता है, वो सीधा जवाब नहीं देता है। और मीडिया की अप्रोच कितना उन लोगों तक पहुंच पाती है, गांवों में, खेत खलिहानों में या उन पिछड़े तबकों के बीच में, ये थोड़ा सा इस पर भी सर्वे होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली का सर्वे क्या कुछ कहता है, और वो आंकड़े जो दिल्ली के सर्वे के जरिए हमें हासिल हुए, किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, दिल्ली की जनता का क्या है मूड आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटों पर क्लीन स्वीप, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ खाली, बहुजन समाज पार्टी और अन्य अगर लड़ भी रहे हैं तो हाथ सभी के खाली, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सातों की सातों सीटें। और जो आंकड़े 2014 में थे, 2019 वही दोहरा रहा है। जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, सर्वे के आंकड़े, जो रुझान है सर्वे के, वो तो यही बता रहे हैं कि 2014 के आंकड़े ही दोहराती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सातों की सातों सीटें 2019 के चुनाव में जा सकती हैं। टोटल न्यूज के सर्वे के ये रुझान। हमारे साथ खास पैनल बना हुआ है। शंभुनाथ जी, 7 की 7 सीटें जा रही है। अब कुछ देर में हम कितने प्रतिशत किस पार्टी को वोट मिले वो भी हम लेकर आएंगे, और अगर गठबंधन होता है तो क्या इसमें परिवर्तन होगा वो भी लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ये 7 की 7 सीटें इस सर्वे में रुझान के तौर पर जाती हुई 2019 में फिर दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिना गठबंधन के निश्चित तौर पर 7 की 7 सीटों जाएंगी। अभी हम सब लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे और यही निष्कर्ष निकल रहा था कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। गठबंधन के सामने कुछ दिक्कतें हैं, कुछ और भी परेशानियां हैं। जैसे आपका और कांग्रेस का वोट बैंक एक है, दोनों का दिल्ली में जो वोट बैंक है लगभग समान है। अगर गठबंधन होता है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस और आप कम से कम, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, कांग्रेस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारेगी। तो कांग्रेस के अंदर भी यह बार बार मंथन चल रहा है कि कैसे करें हम गठबंधन। गठबंधन करते हैं तो वही जो स्लम एरियाज का वोट है वो आज इस समय आपके साथ है, वही कांग्रेस का कभी वोट बैंक हुआ करता था वो जा सकता है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज का वोट है वो भी आपके साथ है, वो भी जा सकता है। ये बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो जैसे कभी कांग्रेस ने कभी सपा के साथ या बसपा के साथ समझौता करके यूपी में जिस तरह अपनी जमीन गंवाई थी, ये उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम अपना नुकसान भी कर लेंगे। हो सकता है फौरी तौर पे हम आज लाभ पा जाएं, लेकिन लाभ तो वैसे भी कोई जरूरी थोड़े कि सब जगह अगर दिल्ली छोड़ के और जगह ये नुकसान पे ही हो सकता है लाभ हम उसकी भरपाई कहीं और कर लें। लेकिन उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अगर हम गठबंधन करते हैं आपके साथ खासतौर पे, एक उसमें 2 नुकसान है। एक तो अपना ही वोट बैंक फिर हम सदा सदा के लिए आपको सौंप देंगे, और चूंकि आपके मुख्यमंत्री या आपके जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, वो एक राजनीतिक से ज्यादा एनजीओ वाले हैं। एनजीओ का आदमी अपना हित है अनित फटाफट सोचता है और उसी की तरफ भागता है जहां उसको हित दिखाई पड़े, वो ज्यादा राजनीति की बात सोच नहीं पाता। उससे अभी आने वाले कुछ वर्षों तक कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी और फिर शायद कांग्रेस को दिल्ली को लौटा पाना अपने लिए बहुत मुश्किल हुआ। इसलिए कांग्रेस के अंदर ये मंथन चल रहा है कि हम आपसे दूरी बरतें। जयशंकर जी, जिस तरह से ये आंकड़े हैं सामने और अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस स्थिति में कांग्रेस के भीतर कई बड़े चेहरे कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
वो दुविधा भी कांग्रेस के सामने है। नहीं, मैंने तो ये सुना था कि जब शीला दीक्षित और अजय माकन की राहुल गांधी से मुलाकात हो रही थी जी, तो जब शीला जी बहुत जोर शोर से कह रही थी कि समझौता नहीं होना चाहिए, तो अजय माकन ने शायद पूछ दिया था तो क्या संदीप दीक्षित लड़ेंगे क्या पूर्वी दिल्ली से चुनाव? अगर समझौता नहीं होता, तालमेल नहीं होता है तो संदीप दीक्षित लड़ेंगे? तो शीला जी कोई जवाब नहीं दे पाई थी। तो ये हालत तो ये है कि अगर तालमेल नहीं होता है तो बड़े बड़े सुरमा भी घर में बैठना ही पसंद करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसमें गठबंधन एक अनिवार्य बन गई है, अनिवार्य तत्व बन गया है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी महसूस किया है। ठीक, इसको कांग्रेस आधे गले से कभी महसूस करती है, कहीं जाकर के कर लेगी, बिहार में कर लेगी, कर्नाटका में कर लेगी, महाराष्ट्र में कर लेगी, तो उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी, दिल्ली में सोचेगी, हरियाणा में नहीं करेगी, पंजाब में नहीं करेगी। अब इसको आप देखिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार उसको गालियां देती रही। ठीक, यहां तक कि शिवसेना के मुखपत्र में लिख दिया चौकीदार चोर है। ठीक, उस शिवसेना के साथ जाकर के तालमेल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब इससे अधिक तो कुछ नहीं हो सकता था ना। जिसने आपको लगातार गालियां दी, पिछले 4-5 सालों तक केंद्र सरकार को गालियां दी, राज्य सरकार को गालियां दी, हरदम कहते रहे कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, उससे भी जाकर के बात करके चुनाव लड़े। जिस नीतीश कुमार के पॉलिटिकल डीएनए में ही खराबी मान रहे थे नरेंद्र मोदी, और जिन्होंने नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जीवित रहते तो कभी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा, जमीन के अंदर दफन होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा भाजपा से। उस नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने गठबंधन किया, बल्कि ऐसा नहीं किया जी, अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ करके गठबंधन किया जी। अपना दल की मामूली सी अनुप्रिया पटेल, उनके सामने झुक करके उनको 2 सीटें दे दी। बाकी और मालमलात्मक निषाद पार्टी को 2 सीटें, जो जिसने उनको हरा दिया गोरखपुर में, जिसने हरा दिया, और जो किसी और टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में काला धन पैसा खर्च करने के मामले में स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहा है, उसको भाजपा उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो एक तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में तो कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक, सदस्यता के मामले में लीजिए तो राज्यों में सरकारें कितनी है उसको ले लीजिए तो, या लोकसभा में सदस्यता को लेकर के हर मामले में आज कांग्रेस से तो बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अहंकार वाली पार्टी है। कांग्रेस का एक स्वर्णकालीन अतीत रहा है, तो उस अतीत को लेकर के उसके मन पे एक अहंकार चलता है। लेकिन भाजपा के साथ तो ऐसा नहीं है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में उसके पास 325 एमएलए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ लगातार कोई न किसी तरह की बातचीत, मतलब एक आधा दर्जन मंत्री पद का दर्जा देने वाले फैसले किया ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए, और अपना दल के लोगों को आधा दर्जन लोगों को मंत्री का दर्जा दे दिया। ठीक, उनको खुश, मतलब एक तरफ तो बीजेपी है जो अपने सहयोगियों को जोड़ने का, कहीं कहीं से तोड़ करके लाने का, उनको खुश करने का, उनकी हर बात को पूरा करने का कोशिश कर रही है। हालांकि उसके मन में है कि हम इनको सबक सिखाएंगे, आज नहीं तो कल सिखाएंगे, मतलब वो उसकी राजनीति अलग से चल रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो तालमेल करे, समझौते करे। दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसके अंदर कभी हाँ कभी ना, मतलब एक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि आखिर जाना किस साइड में है और करना क्या है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद इस सर्वे के कुछ और रोचक आंकड़े आप लोगों के सामने लेकर आएंगे कि आखिर कितने प्रतिशत लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास जताया, प्रधानमंत्री के लिए कौन है दिल्ली वालों की पसंद, और अगर दिल्ली में गठबंधन होता है तो क्या कुछ बदलाव होगा, वो आंकड़े भी तो हमने सर्वे में आपको दिखाया। सर्वे में जो दिल्ली की जनता का जो रुझान सामने आया उसके मुताबिक दिल्ली की जनता 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। 2014 का ही रिकॉर्ड एक बार फिर 2019 में दोहराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिल रहे हैं वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को दे रही है। 2019 के चुनाव में क्या कुछ रुझान हो सकते हैं, वोट प्रतिशत अब आपके सामने। दिल्ली में 47.90% भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 24.78% कांग्रेस को और 21.55% आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए वोट दिखाई दे रहे हैं। प्रतिशत ये वोट हैं और 47.90% वोट बीजेपी को, 24.78% कांग्रेस को, 21.55% वोट आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की जनता कितने प्रतिशत वोट किसको दे रही है
लेकिन दिलचस्प ये 2014 में 46.40% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। थोड़ा कुछ प्रतिशत का इजाफा है, 47.90 तक पहुंचता हुआ यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस को पिछली बार 15% वोट मिला था, उसमें इजाफा जरूर है कांग्रेस के वोट बैंक में, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है। भारतीय जनता पार्टी को 47.90% वोट जाता हुआ दिखाई जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 24.78% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 21.55% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी 2% के लगभग हासिल कर सकती है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से ये वोट प्रतिशत सामने आया, शंभुनाथ जी क्या कहेंगे? क्योंकि अब हम आप दर्शकों को इसके बाद यह भी दिखाएंगे कि आखिर गठबंधन की स्थिति में सीटों में कितना परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो वोट प्रतिशत दिखाई दे रहा है, ये क्या कुछ कह रहा है? देखिए, अगर वोट प्रतिशत से जुड़ा जाए जी तो भी बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस और आप पार्टी के टोटल वोट परसेंटेज से ज्यादा हो रहा है। ठीक, फिर भी यानी बहुत टफ फाइट होगी, इतना आसान नहीं होगा। और हो सकता है कुछ कांग्रेस मतलब कुछ बीजेपी लूज कर जाए, जैसे अभी तक साथ साथ दिखाई पड़ रही थी। तो इसका मतलब एक तो साफ साफ है कि लोकसभा के स्तर पे अभी भी, यानी लोकसभा के ठीक अगले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब जहां बीजेपी को 3 मिली थी और आम आदमी पार्टी को इतनी ज्यादा 67 सीटें मिल गई थी, वहीं आम आदमी का पार्टी का लोकसभा में उसी तरह का वोट बैंक दिखाई पड़ रहा, कम हुआ है लगातार। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के साथ भी उसका परफॉर्मेंस बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है और लोग केंद्र लोकसभा में आम आदमी पार्टी को नहीं देखना चाहते हैं। अब आम आदमी पार्टी समझौते का मतलब है कांग्रेस तो लगातार बढ़ी है, लगभग 10% के आसपास बढ़ गई, 15% समथिंग था और 24.78% दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि 10% वोट तो कांग्रेस का यूं ही बढ़ा है और कांग्रेस समझौता करती है तो उसको हरियाणा में भी देना पड़ेगा और पंजाब में भी देना पड़ेगा, जबकि सारे सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस आज की स्थिति में चुनाव में कम से कम 12 सीटें लेके आएगी। एक सीट से बीजेपी खाते में अधिक से अधिक जा सकती है, शायद वो भी न जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी और समझौते करेगी? क्योंकि ऐसी स्थिति में 7 सीटें भले दिखाई पड़ रही हों, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं है। हो सकता है वो भी 1 आध सीटें जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। इसलिए कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर ज्यादा लालायित है बजाय कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी को उसमें ज्यादा हित दिखाई पड़ रहा है, उसे लोकसभा में भी लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन बना हो जाएगा और साथ में विधानसभा तो हमारी रहेगी, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में से कोई सीट मिलनी है। अनिल बंसल जी, चर्चा में आपको लूं, आम आदमी पार्टी का जो प्रतिशत घट रहा है वो कांग्रेस को जाता हुआ, वो कांग्रेस को शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर ये स्थिति रहती है और चुनावों तक उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं तो कांग्रेस के वोट प्रतिशत में तो बढ़ोतरी है, लेकिन सीटों में वो तब्दील नहीं हो पा रही है। देखिए, 2014 से अगर आप कंपेयर करेंगे, उस समय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बहुत जगह लड़े थे। ठीक है, खुद अरविंद केजरीवाल वाराणसी लड़ने गए थे और वहां मुकाबला कांग्रेस के साथ था। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करके अपने एनजीओ से ऊपर आए थे। तो उस समय की स्थिति डिफरेंट थी, तब कांग्रेस के खिलाफ जनादेश था और उसमें भाजपा आगे निकली और ये सेकंड नंबर पर लोकसभा में रहे। बाद में उन्होंने ये दिखाया कि दिल्ली में मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं, ईमानदार आम आदमी, ये सब, तो उसको 67 सीटें मिली। आज स्थिति यह है कि आज कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं है, आज मुकाबला भाजपा के साथ है, मोदी के साथ है। तो दिल्ली में चूंकि पॉपुलैरिटी, जब हम केंद्र सरकार के स्तर पर बात करेंगे, आम आदमी पार्टी इस बार बहुत कम सीटें लोकसभा में लड़ रही है। तो सबको मालूम है जनता को कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर होने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो उनका कोर वोट बैंक है, मैं कहूंगा कि लोकसभा में 21-22% लोग भी उनको दे रहे हैं। तो आप इसको इस नजरिए से देखिए कि उनके पास एक सॉलिड वोट बैंक है, जो ये जानते हुए भी कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं, वो जीतने नहीं जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, तब भी वो 20-21% लोग, 22% लोग उनको मतदान कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, वहां 0% मायावती को सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 20% वोट उनके साथ इंटैक्ट था। तो ये मानना कि 65% लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं मोदी को, तो 65% लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया बनारस में? ठीक, तो देखिए ये बिल्कुल अलग चीज है। प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता पे जब आप करेंगे, सामने कोई है ही नहीं, पर जनता जब वोट देती है तो वहां अपना कास्ट,
अपना उम्मीदवार, उसका परफॉर्मेंस, बहुत सारे फैक्टर्स उसके दिमाग में होते हैं। रही बात ये शंभू जी की, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि दोनों के वोट भी जोड़ लो तो उससे कम है। मैंने आपको अभी बताया कि कैराना में उनके 42 थे दोनों के 2014 में, जो उपचुनाव में मिलकर लड़े तो 52 हो गए। क्योंकि जब ये लगता है लोगों को कि सामने मुकाबला मजबूत है तो वो वोट में और परसेंटेज हो जाता है। आज मुझे लगता है ट्रायंगुलर फाइट है, जीतना तो बीजेपी वाला ही है, तो जो आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को दे रहा है कुछ ऐसा वोटर है, वो उसको और बीजेपी की तरफ ही रुझान हो जाता है, या मान लो मतदान करने ही नहीं जाता। लेकिन जहां अभी आपने देखा, अभी जयशंकर जी ने कहा कि चाहते हैं कि डायरेक्ट मुकाबला हो, कांग्रेस ये चाहती है, क्योंकि जहां भी डायरेक्ट टक्कर होती है वो ये होता है कि या तो वो आएंगे या तो हम आएंगे। मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में ये भ्रम बना रहता है। अब हरियाणा में हमने देखा था, सोनी जी बैठे हुए 1987 में चौधरी देवीलाल ने 90 में से 85 सीटें भाजपा के साथ मिलकर जीत गए थे। वो तब तो कांग्रेस का इतना जला था, तो वो भाजपा को हमेशा, अगर बंसीलाल जी ने भी एक बार फैक्ट किया तो लगता था कि छोटी पार्टी है, 5-7-8% वोट भी इसके हैं, शहरों में ही प्रभाव है, पर जब मिलते हैं तो राजनीति में कई बार 1 और 1 11 होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि गठबंधन जो है वो नुकसानदेह होता है। सपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब 93 में पहली बार गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को हैरान कर दिया। मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। कल्याण सिंह जी कहते थे 300 सीट जीतूंगा, बाबरी मस्जिद ढह गई थी, रह गए 176 पर। तो ये कुछ नहीं पता लगता। जब देखिए मतदान जब करता है मतदाता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 65% लोग अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं तो 65% लोग उसको वोट करेंगे। ये कभी देश के किसी मतदान क्षेत्र में ऐसा आया ही नहीं आंकड़ा। आप बनारस का पिछला आंकड़ा उठा के देख लीजिए। मतदान बिल्कुल अलग फैक्टर है, गठबंधन का भी उसमें प्रभाव पड़ता है। हम तमाम चीजों को देख चुके हैं। एक माइंडसेट है, मान लो 48% लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, 52% लोग एंटी भाजपा हैं। वो अगर उनको भाजपा को वोट देना ही नहीं है तो वो अगर 52 एक साथ जुड़ जाएंगे तो 48 लेकर भी हार जाएंगे। ठीक है। सर्वे में अब सबसे रोचक आंकड़ा जिसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है और दोनों ही पार्टियां लगातार इस कोशिश में हो गठबंधन हो जाए, और गठबंधन हो गया तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है। 7 सीटों पर कितना बदलेगा आंकड़ा अगर गठबंधन होता है। दिल्ली की जनता क्या फैसला करेगी, सर्वे में वो भी हमने टटोला। अब वो आंकड़े आपके सामने कि गठबंधन हो जाने की स्थिति में आखिर कितने आंकड़े बदलेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या कुछ बदलाव हो सकता है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2 सीटों पर जीत सकता है। यानी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। अगर गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हो जाता है तो 2 सीटें यह गठबंधन हासिल कर लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते से 2 सीटें कम हो सकती हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो, और गठबंधन नहीं होता है तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में साफ तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और गठबंधन हो जाने की स्थिति में 5 और 2 के आंकड़े ये सामने। शंभुनाथ जी क्या कुछ कहेंगे। मैं देखिए पहले भी कह रहा था कि जो टोटल वोट है बीजेपी को मिल रहा है वो आप और कांग्रेस से ज्यादा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भी मुझे नहीं लग रहा था कि आप और कांग्रेस अगर मिल जाएगी तो भी बीजेपी को बहुत ज्यादा टक्कर दे पाएगी। आपका सर्वे बता रहा है, और आपका सर्वे अब तक पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं लगभग सच ही होता रहा है, क्योंकि 2013 में हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने आपको जिता दिया था, और जब तब तक आपको कोई जानता नहीं था तब ये स्थिति थी। खैर, तो आपका सर्वे ही बता रहा है कि अगर गठबंधन होता है तो भी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, 2 सीटें गठबंधन को मिलेंगी। यानी इनमें से एक हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए, एक आपको मिल जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस समझौता करने का प्रयास नहीं करेगी। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी एक बार मना कर चुके हैं, उनके दिमाग में यह दरअसल अजय माकन और शीला दीक्षित की लड़ाई है। अजय माकन शीला दीक्षित को दिल्ली से बाहर करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि नहीं आपसे समझौता करेंगे। लेकिन आपसे समझौता करने में नुकसान किसका हो रहा है? कांग्रेस को ही ज्यादा हो रहा है, कांग्रेस का ही वोट बैंक को खा रही है। ऐसी स्थिति में आपका सर्वे मान रहे हैं, तब फिर क्या फायदा है समझौता गठबंधन करने से? इसे मुझे इसके आसार कम दिखाई पड़ते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता सोचेंगे कि आप ऐसी ताकत नहीं कि उसके साथ गठबंधन करके इन 7 सीटों को हम दांव पे लगा दें, और इनमें अगर 1 सीट हमें मिली भी तो फायदा क्या हुआ। और बीजेपी को कोई बहुत धक्का नहीं दे पाएंगे, 5 उसके खाते में फिर भी जाती हुई दिखाई पड़ रही है।
वीरेंद्र सोनी जी, गठबंधन होने की स्थिति में 2 सीटों पर यह गठबंधन आ सकता है और 5 सीटें फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ देख रहे हैं? अगर गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी को फायदा देख रहे हैं, या कांग्रेस के लिए कुछ एक आध सीट आ जाती है तो कोई फायदेमंद साबित होगा? या जिस तरह से शंभुनाथ जी ने कहा कि फायदा नहीं होगा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है वो एक सीट के लिए एक तरह से विधानसभा की जमीन खो देगी। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की तो दुर्गत हो ही रही है। 2 सीटें आने से कांग्रेस को कोई अधिक लाभ नहीं होने वाला। इसके बदले में वो हरियाणा में भी दावा जता रहे हैं, तो उसके मतलब अगर हरियाणा को भी एक आधी सीट देनी पड़ती है तो कांग्रेस को क्या लाभ होने वाला है? और इसका असर आने वाले, मतलब कांग्रेस जैसे एक राष्ट्रीय दल को अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता करना पड़े, फिर एक दूसरे को गालियां निकालते थे, उनकी विश्वसनीयता क्या रहेगी? तो कांग्रेस को तो उसका नुकसान होगा ही होगा। मुझे नहीं लगता, जब कांग्रेस का राष्ट्रीय दल भी इनकार कर चुका है तो अब इस गठबंधन की दिशा में जाएंगे तो गठबंधन में जाने में इनकी विश्वसनीयता और साथ का आगे आने वाले दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। और अगर हरियाणा में भी अगर इनको जबरदस्ती एक सीट देनी पड़ जाए तो उसको कांग्रेस को क्या लाभ होने वाला है? तो मेरा यह मानना है कि इसके बाद निश्चित रूप से अगर एक आध ये 2 सीट बता रहे हैं, ये मतलब निश्चित नहीं है कि 2 सीट आएंगे भी नहीं आएंगी, पर गठबंधन दांव पे लग जाएगा तो इस पर कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है अंत में चल के। ठीक है अनिल बंसल जी, जिस तरह से पंजाब में कैप्टन ने बिल्कुल मना कर दिया है कि यहां हमें जरूरत नहीं है, और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ समीकरण बनते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आला नेतृत्व गठबंधन करता है तो उसका असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। उन्होंने इनकार नहीं किया है और ना हाँ करी है। देखिए, हरियाणा पंजाब का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और अरविंद केजरीवाल भी ये बात जान चुके हैं। ठीक है, जहां तक हरियाणा का सवाल है, वो जो अभी सोनी जी ने कहा था, जो नवीन जय हिंद हैं उनके लिए वो शायद लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो अगर कांग्रेस से पैक्ट हो जाए तो वो सीट वो जीत जाएं। उस पर भी मुझे संदेह है कि कांग्रेस करेगी नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली को लेकर जहां तक बात है, उनको ये हकीकत पता है, दोनों ही दलों को पता है कि हम सातों की सातों सीटें लूज कर रहे हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल हरियाणा और पंजाब की जिद छोड़कर भी कांग्रेस के साथ पैक्ट कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस ने भी जो लोगों की कार्यकर्ताओं की राय ली, जो हमारी जानकारी है, उसमें ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि अगर आपका सीट जीतने में इंटरेस्ट है तो आप गठबंधन कर लीजिए, कार्यकर्ताओं ने कहा, और हारने में इंटरेस्ट है तो आप मत करिए कतई भी। रही बात यह कि विधानसभा चुनाव में उसका क्या इंपैक्ट होगा? अगर आप 7 की 7 लोकसभा सीट हार जाते हैं तो क्या बहुत मनोबल ऊंचा हो जाएगा आपका? उससे विधानसभा जीत जाएंगे आप? मुझे तो ये बात हैरानी की बात लगती है। और गठबंधन तो अभी हम अवसरवादी गठबंधन तो हमने जम्मू कश्मीर में उस पार्टी के साथ किया जिसको हम अलगाववादी और पता नहीं क्या क्या कहते रहे थे। तो सत्ता के लिए गठबंधन हो, राजनीति में आज कोई संत नहीं है, हर पार्टी सत्ता के लिए गठबंधन करती है, सब अवसरवादी हैं। आज भाजपा ने उत्तराखंड में आधे मंत्री दल बदलू बनाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में आधे मंत्री दल बदलू हैं। तो ये जो स्थिति है इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया। अमित शाह जी कह सकते हैं कि मैं दरी बिछाते पोस्टर लगाते यहां तक पहुंचा हूं, पर मैं ऐसे 50 दिखा दूंगा जो बेचारे दरी लगाते लगाते बुढ़े हो गए, उनको पार्टी में मंडल स्तर का भी पद नहीं मिला। और जो बाहर से आता है आदमी, जो विनेबिलिटी, हर पार्टी जब विनेबिलिटी की बात करती है तो नीति सिद्धांत की बात करना ही बेकार है। ये आदर्शवादिता की बातें अब जनता को अपील नहीं करती। वो अगर कांग्रेस को खराब मानती है तो भाजपा को भी वो ऐसा नहीं मानती कि ये कोई बहुत आदर्शवादी साबित हुई है, क्योंकि 6 साल अटल जी का शासन भी देखा, 5 साल इस सरकार का भी देखा। आज हालात ये है कि लोग नो विकल्प जैसी स्थिति, मतलब भाजपा के लोग भी ये कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, यानी आप मोदी जी को मजबूरी में स्वीकार करिए, दूसरा नहीं है कोई। तो ये स्थिति, मोदी कहें कि मोदी को स्वीकार करिए, मोदी को पॉजिटिव मैंडेट दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो बिल्कुल पाक साफ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सारी बातें इस आधार पर जनादेश मांगते तो मुझे बहुत खुशी होती। और बहुत सारे देश को उम्मीदें थी, 325 का जनादेश बहुत भारी जनादेश होता है। ऐसी सरकार 42 MP का नाम पार्टी का 5 साल तक गाती रही, मुझे लगता है इससे ज्यादा और खराब बात नहीं हो सकती। राहुल गांधी गौण, उनका कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस क्या मायने रखती है? 42 सीटें तो कभी आई ही नहीं कांग्रेस की, सन 77 में भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। और उस पार्टी का हम बखान करते रहे, बजाय इसके कि हम 5 साल में कुछ देश को ऐसा करके दिखाते कि कांग्रेस 42 के बजाय और 22 पे चली जाती। जयशंकर जी, जिस तरह से शीला दीक्षित को कमान दी गई दिल्ली की कांग्रेस की तरफ से, और इस चीज को सामने रखा गया कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रही और दिल्ली में जो कुछ है दिखता है वो शीला दीक्षित के जमाने से ही किया गया है, उन्होंने ही तमाम चीजों को किया, और जिसके फीते शायद अभी तक अरविंद केजरीवाल काट भी रहे हैं। ये तमाम चीजें रखी गई, और यह भी रहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामियां रहीं, और कांग्रेस अगर नाकाम नहीं होती तो शायद आम आदमी पार्टी को वो स्पेस नहीं मिल पाता।
और ऐसी स्थिति में जिस तरह से अनिल बंसल जी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन आप नहीं भी करें इस लॉजिक को सामने रख के कि भाई हम विधानसभा में कमजोर हो जाएंगे, और अगर आपकी यहां 0 सीटें हो जाती हैं एक बार फिर, तो कौन सा फायदा कर लेंगे? ऐसी स्थिति में तो अगर आप गठबंधन करके एक आध सीट हासिल कर लेते तो कम से कम इतना तो रहेगा कि कुछ ना से कुछ ना तो बेहतर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए और जो कुछ भी आप दिख रहे हैं वो उन्हीं के किया धरा है। उसके साथ ये भी है कि उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस शून्य पे अटक गई। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव में भी शून्य पे अटकी और विधानसभा के चुनाव में भी शून्य पे ही अटकी। ठीक, थोड़ा बहुत आगे बढ़ी तो नगर निगमों के चुनाव में तो अजय माकन की अध्यक्षता में बढ़ी, उतना नहीं बढ़ी जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कभी उसने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में कभी भी किसी इश्यूज को लेकर के न तो केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ बयान तो जारी किया, लेकिन कभी संघर्ष उस ढंग से नहीं किया कि हम दावेदार बन सकते हैं। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि देखिए, ये चुनाव बहुत अलग ढंग का चुनाव है। दिल्ली में या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, चुनाव इस पर हो रहा है। कौन होगा कौन नहीं होगा, इस पर चुनाव नहीं हो रहा है। तो दिल्ली के मतदाता भी इसी आधार पर चुनाव में वोट देंगे। देखिए, हम आपके रुझान से थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है कि सही भी साबित हो जाए। मुझे अभी तक ये लग रहा है कि अगर अलग अलग भी लड़ेंगे तब भी आम आदमी पार्टी कम से कम 2 सीटें जीतेगी, और अगर दोनों मिलकर लड़ते हैं तो मेरा दावा है कि 5-6 सीटों से कम नहीं जीतेंगे। भाजपा अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। अगर आपको इतना ही ये है, अपनी बात पर भरोसा है, अपने किए पर भरोसा है, तो दिल्ली में उम्मीदवार तय करने में क्या दिक्कत है? आपको क्या डर है कि कांग्रेस मिलकर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या आम आदमी पार्टी का तालमेल होगा कि नहीं होगा? आप तो अपने घोड़े मैदान में डाल दो। ठीक, आज तक आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उदित राज फिर से उम्मीदवार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्वी दिल्ली में जाएंगे कि चांदनी चौक से ही लड़ेंगे। तो आपके पास तो अभी तक ये स्थिति है। तो मेरा कहना यही है कि लोग इस पर वोट देंगे। ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है, या तो भाजपा का साथ देंगे या भाजपा का विरोध करेंगे। सिंपल सी बात यही है। अभी तक कांग्रेस के लिए ऐसा कुछ आकर्षण का केंद्र नहीं बन सका है। कुछ राज्यों में जहां बना होगा सो बना होगा, लेकिन कम से कम दिल्ली और हरियाणा में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सीधा सा एक बात और भी है कि चूंकि यहां 3 ही ताकत दिखाई दे रही है मुख्य रूप से। हरियाणा में तो इतना बिखराव, जैसे वो INLD है, चौटाला का परिवार है, उसमें आपस में लड़ाई हो गई, फिर मायावती कभी उनके साथ, कभी इनके साथ, कभी सैनी जी के साथ समझौता करते गई, तो उसका भी खत्म हो चुका है। तो और फिर इसलिए देखिए, वहां जितना बिखराव ज्यादा है उतना बिखराव कम से कम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में क्लियर है। अगर मतदाताओं ने तय कर लिया कि हमको भाजपा को सबक सिखाना है, उन्होंने 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें जो कुछ नहीं किया उन्होंने, उसको सजा कर देनी है, तो वो तय कर लेंगे कि कौन उनको हरा सकता है। भाजपा, आम आदमी पार्टी हरा सकती है या कांग्रेस हरा सकती है। अगर कांग्रेस हराएगी तो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देंगे, और कांग्रेस का कैंडिडेट अगर कमजोर है और लगेगा कि नहीं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट उनको शिकस्त दे सकता है, तो फिर आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे, तालमेल हो या ना हो। अगर तालमेल होगा तो फिर उनके लिए तो कोई चॉइस, मतलब कुछ और सोचने की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो खास मेहमानों के साथ ये आप चर्चा देख रहे थे। बड़ा सर्वे था टोटल न्यूज का, सबसे सटीक सर्वे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शंभुनाथ जी आपका बहुत शुक्रिया, जयशंकर जी आपका बहुत शुक्रिया, अनिल बंसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये सर्वे के रुझान थे, ये कोई फाइनल आंकड़े नहीं थे। फाइनल आंकड़े जो आप वोट करेंगे, आपका वोट जब गिना जाएगा वो सामने आएंगे। लिहाजा वोट जरूर कीजिएगा और मुद्दों के आधार पर वोट कीजिएगा, ना भाषणों के जरिए वोट कीजिएगा और ना किसी के कहने पे वोट कीजिएगा। आप मुद्दे देखिए। दरअसल आपके घर में रोटी आएगी या नहीं आएगी, आपके घर में रोजगार पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आपके गांव में बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची है, सड़कें बनी या नहीं बनी, नाली में अभी भी सफाई करने के लिए कोई आता है या नहीं आता, पानी वहीं ठहरा है, साफ पीने का पानी मुहैया है या नहीं, वो तमाम मुद्दे जो आपको प्रभावित करते हैं, आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, उनको सामने रखिएगा और उसके बाद कीजिएगा वोट, और वोट जरूर कीजिएगा। फिलहाल